जी। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। माय नेम इज डॉक्टर शफक हिजाज और आपको सबको पता होगा कि आज का टॉपिक हम लोग एमएस के आप लोगों का कंटिन्यूड है और मुझे जो टॉपिक असाइन हुआ है वो जॉइंट एंड बोन इन्फेक्शन पे हुआ है। तो पहला कैंडिडेट कौन है? ये पहला केस कोई वॉलंटियर ले। डॉक्टर आयशा, प्लीज आप फर्स्ट केस ले लें। पहले 2 केसेस आप ठीक ही लेंगे और फिर उसके ठीक है बाद सर। बाकी कैंडिडेट जो हैं वो भी प्लीज हैंड रेज कर लें जो एज हॉट सीट पे। जी, ठीक है। जी डॉक्टर आयशा। I'm provided with the CT of the maxilla, axial cut, the soft tissue window and bone window, in which I can see there is a soft tissue density, a hyperdensity is noted in the right aspect of the maxilla, illustrated by an arrowhead, and along with I can see some specks of air lucencies, air hyperdensities noted in the soft tissues, along with the indicated by white arrow. And there is also a blurring of fat planes and air lucencies noted. And the continuing on this bone window, I can see there is a erosion and there's a lucency is noted in the right part of the maxilla with the indelible process, and there is a cortical thinning and cortical breakdown is disruption is also noted, indicated by white arrows on both sides, with some periostal reaction, thin periostal reaction is noted. So, on concluding my findings, this CT, on the basis of this lucent lytic lesion, along with the periostal reaction and the this likely aggressive lesion or infection, but the specks of air loculi and the blurring of fat planes, most likely the my diagnosis is the osteomyelitis. And I will like to proceed with the bone scan to see the bone to uptake in blood pool flow phase and delayed phase, and want to like to do the biopsy to reach between I mean any malignancy or that's osteomyelitis. That's all. Any other differential? The age of the patient, can I know the age of the patient? Patient is middle age. Middle age. Okay, middle age. I'm, maybe any fibrous dysplasia also including, but I cannot see any ground glass matrix If in you this. cannot see the ground glass has, then why you were saying that thing? No, in differentials. My differential includes this any aggressive or infectious lesion, but based on these airlock lie and the blurring of fat planes, most diagnosis is infection. Okay, then be confident. डॉक्टर आयशा, मैं जस्ट आपको जो मेरा पूछने का मकसद डिफरेंशियल का ये था कि जब हमेशा एक डिफरेंशियल लाइक जब भी इस तरह की कोई चीज आती है तो एटलीस्ट आप एक डायग्नोसिस और एक डिफरेंशियल देंगी तो ये एक आपका केस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ मैं आपको सबसे पहले आपको मैं टिप्स देना चाह रही हूँ। देखिए, जब भी केस अप्रोच होता है, एक तो सबसे पहले आपने टाइम, मुझे लगता है बहुत दिया, इतना ज्यादा टाइम डिस्क्रिप्शन को लेंदी ना करें, प्रिसाइज शॉर्ट जो नजर आ रहा है बस उसको फौरन से बोल दें, कंक्लूड करें, ताकि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे और आपका केस वो सेव हो जाए। ठीक है, और अगर वो चीज जो आप डायग्नोज करिए वो नहीं है वो, तो फिर वो आपको हिंट देगा या आपको कहीं और वो ट्रैक पे करेगा। टाइम आप इसमें कंज्यूम कर जाएंगी, डिस्क्रिप्शन पे तो टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, सबसे पहले ये बात। दूसरी बात ये कि अगर आपको मैंने 2 विंडोज प्रोवाइड की हैं, सॉफ्ट टिश्यू और बोन विंडो, तो आपने ये लाजमी बताना है कि आपके ये सॉफ्ट टिश्यू और बोन विंडो है। बोन विंडो दी गई है तो जरूर उसका कोई पर्पस है, उसको बताना है आपने। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का पूरा नाम ले। उसके बाद दूसरी बात ये कि आपने कहा कि ये मैग्जिला है, थोड़ी सी एनाटमी को भी थोड़ा सा
अगर आपको उस वक्त समझ नहीं आ रहा तो मतलब बोन कहते हैं, थोड़ा सा रैमस कहते हैं, कुछ वेग चली जाए, लेकिन ये मैंडिबल कट है। यस सॉरी बजाय, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, ये सीटी स्कैन कभी मैक्सिला या मैंडिबल का नहीं होता, हम हेड एंड नेक या फेस एंड नेक इस तरह करके लेते हैं। ये बेस आपको ये एक कट का लेवल बता दें कि सीटी स्कैन टेकन एट द लेवल ऑफ द बेस, एट द लेवल ऑफ द मैंडिबल, तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा सा ना मतलब वो आप इम्प्रूव करें, नंबर 1। नंबर 2 कि इसमें जो डिस्क्रिप्शन है, आपने सही बताया कि फेटिस ट्रेंडिंग है, आपने ठीक बताया। अच्छा मेरी बात सुने ना, ये डेंसिटी, आप हाई डेंसिटी की बजाय ये बेहतर नहीं है कि सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी बोले? मतलब हाई डेंसिटी तो आप सोचे, हाई डेंसिटी तो मैं समझूंगी कोई फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं या कोई कैल्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी की यहाँ पे थिकनिंग सी आ रही है। ये जो पूरा बक्कल जो स्पेस है, ठीक है। और तो बेहतर ये है, ठीक है। नंबर 2। नंबर 3 कि यहाँ पे जो रेमस है, वहां पे आप देख सकती हैं बोन विंडो प्रोवाइड इसीलिए की गई है कि वहां पे आपको कोई लिटिक लेजन नहीं मिल रही, वहां पे आपको इरोजन्स मिल रही हैं दोनों साइड पे, मीडियल और लेटरल उसके कॉर्टेक्स पे, और वहां पे उसका पेरिओस्टियल रिएक्शन, वो भी आपने ठीक बोला कि वो भी नजर आ रहा है। तो इस तरह से सारी फाइंडिंग्स बहुत आपने बारीक, और थोड़ी सी ओवरलाइन स्किन थिकनिंग थोड़ी सी है। तो इस तरह से आपने चीज को मतलब वो समराइज किया और फिर उसको आपने कंक्लूड आउट किया कि अब देखिए इस तरह के केस, अब बहुत सोचें कि ये आप एग्जाम में नहीं बैठी हुई, ये आपके पास एक पेशेंट आया है इन रियल। जब भी इस तरह सॉफ्ट टिश्यू थिकनिंग इस बको-मेसेंट्रिक स्पेस में आती है तो दो चीजें हमारे पास आती हैं जहन में, या तो वो मैलिग्नेंसी है या इन्फेक्शन है, ठीक है। ये एफडी वगैरह तो देखिए अलग चीज है, उसमें क्या डिफरेंट पिक्चर ही डिफरेंट होती है, वो बोन बेस्ड पैथोलॉजी होती है, ठीक है। अच्छा, और उसमें कोई इतना ज्यादा सॉफ्ट टिश्यू क्यों मिलेगा, फेटिस ट्रेंडिंग क्यों मिलेगी? तो डिफरेंशियल थोड़ी सी ना इस तरह की नहीं देनी के बस वो खामखा मुंह से बोलने वाला अल्फाज ना हो, वो आपका उस चीज से मैच करे, मतलब ठीक है। तो इस तरह से वेग डिफरेंशियल कभी भी ना दे, अपने आप को फंसाएंगी और आपने वो गेन किए हुए मार्क्स ना आपने लूज कर देने, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप इसको आपने कंक्लूड किया ऑस्टियोमाइलाइटिस, उसके बाद आपने बस बता, अगर नहीं लग रही कुछ और चीज तो बस ना बोले, या तो बस बोल देंगे बस मैलिग्नेंसी विल बी अ वेरी लेस लाइकली पॉसिबिलिटी, इस तरह बोल दे, ठीक है। बोन स्कैन, और अब आ जाए नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन पे। बोन स्कैन में आप अपने आप से पूछें कि क्या एडिशनल बेनिफिट मिलेगा कोई, जो इसको, अब देखिए डिफरेंशियल आपने दो सोचे, मैलिग्नेंसी और इन्फेक्शन, क्या हमें बोन स्कैन पे एडिशनल बेनिफिट मिलेगा? हाँ, कुछ जाहिर बात है उसकी अपनी रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती है इन्फेक्शन की, वो टेक देगा तीनों चीजों पर, बट वो एक एक्स्ट्रा एक खामखा की घुसेड़ने की बात है कि आपने एडिड एक इन्वेस्टिगेशन पेशेंट से करवा ली, आप पेशेंट से हिस्ट्री लो, उसके अलावा उसको ज्यादा से ज्यादा बायोप्सी एडवाइस करो, इन चीजों की अक्सर, यानी ये प्रैक्टिकली होता इतना ही है, बोन स्कैन पे नहीं इतना कोई जाता, और इस तरह से, और बोन विंडो आपको प्रोवाइडेड है तो बस ये इतना ही होगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट केस। थैंक यू मैम, एक मैडम। क्वेश्चन है। जी जी मैडम, क्वेश्चन जी जी जी। मैम, ये आप कह रहे हैं एक ऐसी लीजन की जिसमें ऐसे सॉफ्ट टिश्यू थिकनिंग है, स्वेलिंग है और इन्फ्लेमेशन है और फेटिस ट्रेंडिंग है, तो इसकी बायोप्सी हम कहाँ से लेंगे? सॉफ्ट टिश्यू, और अगर देखें यहाँ पे कोई कलेक्शन होती है तो उसको ड्रेन करते हैं, इस तरह से काफी ऑस्टियोमाइलाइटिस जो भी डायग्नोस होती है वो टिश्यू लेवल पे ही होती है, मतलब, या फिर उस पेशेंट को अगर बायोप्सी ना कहें तो हम उसको मतलब ट्रीटमेंट देके फॉलो अप करवा दें, मतलब ये एक दूसरी चीज है कि वो इम्प्रूव कर जाएगा, ठीक है। मैडम शफक, मेरा जो क्वेश्चन है मैडम, जी जी। जब कोई malignant लुकिंग लीजन, मैडम अग्रेसिव लुकिंग लीजन, जब आप उसको आपके जहन में आता है कि मे बी इट कुड बी इन्फेक्शन और इट कुड बी ए मैस, तो मैडम फर्दर हमने उसको कैसे फर्दर उसमें हमने चलना है, उनको कैसे हमने दोनों को डिफरेंशिएट की तरफ लेके जाना है मैडम? देखिए आपके सामने ये एक केस है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें कितना फेटिस ट्रेंडिंग है, इस तरह से फाइन इरोजन्स और इस तरह पेरिओस्टियल रिएक्शन हमें ऑस्टियोमाइलाइटिस के अलावा, मतलब हम मैलिग्नेंसी जो होती है ना, मैलिग्नेंसी सबसे पहले वो काफी ज्यादा वो पूरी खुद इन्हेंसमेंट देगी, ठीक है। इस तरह का इन्फेक्शन के साथ कोई ना कोई कलेक्शन और इस तरह से कोई एब्सिस टाइप भी बनी होती है, सारी एंसिलरी फाइंडिंग्स को मिलाकर। और दूसरी चीज लिम्फेडिनोपैथी, अगर लिम्फेडिनोपैथी इस तरह की है कि आपको राउंडेड और लिम्फ नोड्स मिल रहे हैं जहां का ट्यूमर है,
फॉर एग्जाम्पल जहाँ का ड्रेनेज है, मतलब डिपेंड करता है कि टंग का सीए है या ये बक्कोमेसेट्रिक रीजन का है, तो वहां पर आपको लोको रीजनल लिम्फेडेनोपैथी भी मिलेगी, और इस तरह से फाइन इरोजन्स की तरह नहीं मिलेगा। तो जी मैडम। एंसिलरी फाइंडिंग्स से हम करेंगे। अगर इन्फेक्शन होगा तो हमें उसके साथ बहुत ज्यादा फैट स्ट्रैंडिंग, स्किन थिकनिंग, कोई कलेक्शन, फाइन इरोजन्स और बोन में पेरियोस्टल रिएक्शन, इस तरह की चीजें मिल सकती हैं। और अगर मैलिग्नेंसी होगी तो उसकी इरोजन वो काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है और कुछ नहीं भी कर सकता, नंबर 1। नंबर 2 के क्या कहते हैं, उसमें इतनी ज्यादा इन्फ्लामेशन नहीं मिलेगी आपको ऊपर ये बक्कल फैट पैड पे। जी मैडम। ट्यूमर के अंदर हमें सॉफ्ट टिश्यू बहुत मिलेगा, स्वेलिंग, है ना? जी सॉरी, ट्यूमर के अंदर हमें एज कम्पेयर टू इन्फेक्शन सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग मतलब वो ज्यादा मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, वो तो दोनों में आता है। अब इसमें भी सॉफ्ट टिश्यू आ रहा है, वो तो उसमें भी आता है। वो ज्यादा वो पूरा होमोजेनस या पूरा सॉफ्ट टिश्यू खुद इनहेंस कर रहा होता है। इन्फेक्शन की पेरिफेरल एनहांसमेंट कलेक्शंस की आती हैं, तो इस तरह से हेट्रोजेनिटी ज्यादा आती है, थोड़ा सा इल डिफाइंड सा होता है, तो ये इस तरह से है। और मैडम एंड पे तो फिर बायोप्सी एडवाइस करते हैं ना फिर जी, मैं इवन हम लोगों ने तो बोन की भी बायोप्सियां होते देखी हैं इस तरह की चीजों में, फिर वही जाके डिफरेंशिएट करती है कि बोन से भी वो निकालते हैं। तो यूं ही होता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस भी होता डायग्नोस, फाइनल डायग्नोसिस उसकी हिस्टोपैथी है। जी मैडम। जी, थैंक यू मैडम। ठीक है जी मैडम। अच्छा सॉरी टू इंटरप्ट, मैं टाइमर सेट कर रही हूँ। वहां पे एग्जाम में हमारे पास सिर्फ 3 मिनट्स होते हैं, सही है? सो काइंडली आप वाइंड अप उतनी ही देर में करें, ठीक है डॉक्टर आयशा? ठीक है। I am provided with the X-ray of tibia and fibula of immature skeleton, frontal and lateral frontal projection, which I can see there is a lucency is noted on the lateral aspect of the upper part of the tibia with erosion and showing the and still scalloping or convex concavity is noted. However, with increased sclerosis is noted around it. Sclerosis is noted. I can see soft tissue swelling around it. That's likely to be malignancy. If the child is as it is child, maybe any. I want to look for any primary malignancy or mets from neuroblastoma, or because there's a scalping with periostal reaction. यही I think इसको ऑस्टियोमाइलाइटिस और ये मैलिग्नेंसी से मैं किस तरह करूं, क्योंकि इसमें मुझे दोनों में सॉफ्ट टिश्यू हेज जो है, मतलब स्वेलिंग है, और ये जो इरोजन स्कैल्पिंग हो रही है, ये चीज जो है ये आप कंक्लूड करें, आप कंक्लूड करें। लीडिंग टू मैलिग्नेंसी लग रहा है वो आप पहले बोले और फिर उसको दूसरी को डिफरेंशिएट। my diagnosis is malignancy. However, I will like to do the patient CBC and start with antibiotics and with drainage to rule out the osteomyelitis infection. ठीक है, आप अच्छा ठीक है, सही है, डन। अच्छा ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, आपने बोला सबसे पहले तो ये आज की क्लास तो कोई डिफरेंशियल, तो हम जस्ट वी आर प्लेइंग विद डिफरेंशियल्स। अदरवाइज सबको पता है हमारा टॉपिक क्या है, आपको याद होगा? इन्फेक्शन है। तो मैं इसको इन्फेक्शन, लेकिन अगर जैसे मुझे नहीं पता कि कोई इन्फेक्शन की क्लास है, मेरे पास भी पे केस लगा, तो अब मैं सोचूंगी ये इन्फेक्शन है या एग्रेसिव है। बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बात जस्ट, उसके बाद दूसरी बात कि आप डिफरेंशियल्स दे सकती हैं। अच्छा, मैलिग्नेंसी अगर कह रही हैं तो कौन सी मैलिग्नेंसी बोलेंगी, बताएं मुझे। मैलिग्नेंसी कह रही क्या मतलब? बच्चा है तो मेट्स हो सकते हैं बहुत ज्यादा। मतलब से थोड़ा स्पेसिफाई करें, प्राइमरी तो प्राइमरी कौन सा, इस तरह से। प्राइमरी बच्चों या तो चाहे तो इविंग सार्कोमा हम ले सकते हैं, लेकिन उसमें सॉफ्ट बहुत इन्वॉल्वमेंट, जिसमें सॉफ्ट टिश्यू बहुत आती है। से थोड़ी
आप खुद ही अपनी चीजों से डेविएट भी हो रही हैं, और फिर तो आप थोड़ा सा ना इस चीज को थोड़ा सा क्लियर आउट करें कि आप क्या समझ रही हैं इस चीज को, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 तो जब तक अगर आपको एक चीज लग रही है तो उसी को सपोर्ट करती रहे टिल एंड, भले ये क्या भी हो, ताकि एग्जामिनर को ये पता हो कि भाई बच्ची कॉन्फिडेंट है, बच्ची का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। केसेस बहुत इस तरह होते हैं कि जो एग्जामिनर्स लाते हैं उसमें अब ये तो केसेस इतने ज्यादा क्लियर है केसेस, इसमें तो कोई एम्बिग्विटी नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर्स इतने आसान केसेस नहीं लाते, वो काफी इस तरह मिक्स एंड मैच रियल केसेस होते हैं, और वो यूं होते हैं, पूरी बड़ी बड़ी फिल्म्स लगती हैं, तो आप वो भी प्रैक्टिस ज्यादा किया करें, बड़ी फिल्म्स जिस तरह पूरी सीटी स्कैन की मल्टीपल स्लाइसेस वाली इमेजेस और ये, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस एक्सरे में क्या आपने इसके कॉर्टेक्स पे गौर किया कि इसका कॉर्टेक्स किस तरह है? इरोडेड है और थिकन, लेकिन थिक कॉर्टेक्स को क्या कहते हैं? थिक कॉर्टेक्स को क्या कहते हैं? थिक कॉर्टेक्स को स्क्लेरोस। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। थिक कॉर्टेक्स जब भी आपका जब आप इस चीज को ऑस्टियोमाइलाइटिस की तरफ ले जा रही हैं, तो आपको अगर थिकनिंग ऑफ कॉर्टेक्स, इस तरह मोटा कॉर्टेक्स मिले, तो उस चीज को हम इन्वॉल्यूक्रम कहते हैं, ठीक है। आप सारी अब चीजें मिलाना शुरू करें, ठीक है। ऑस्टियोमाइलाइटिस में क्या क्या कंपोनेंट्स आप देखती है, सबसे पहले हम जब कॉर्टेक्स थिक होता है तो वी कॉल इट एज ए इन्वॉल्यूक्रम। उसके अलावा अगर जैसे अंदर इसकी इतनी मेडुलरी कैविटी जो है वो इतनी, उसके अंदर एक तो उसमें इतनी डिफरेंशिएशन, मतलब जैसे ना लॉस्ट स्क्लेरोसिस है ऊपर, जैसे प्रॉक्सिमल साइड वो इतनी स्क्लेरोटिक एरिया हैजी सा पड़ा हुआ है, इल डिफाइंड सा, लेकिन अगर कोई तो इस चीज को हम सिक्वेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। सिक्वेस्ट्रम डेड बोन होती है जो आपकी मेडुलरी कैविटी में होती है, वो भी आपको ऑन एक्सरे आपको लाइक जैसे एक स्क्लेरोटिक एरिया मिल सकता है, वो उस तरह दिखेगा, और अगर उस चीज को एमआरआई पे देखेंगी तो वो काला दिखेगा, स्क्लेरोसिस ऑलवेज, ठीक है, T1 T2 लो दिखेगा। इन्वॉल्यूक्रम भी बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। इन्वॉल्यूक्रम जस्ट आपका कॉर्टेक्स पे, यानी वहां पे बोन की थिकनिंग और लेयरिंग है, दैट्स इट। तीसरी चीज जो कंपोनेंट होती है जो बहुत ज्यादा हमें इंडिकेट कर रही है कि ये ऑस्टियोमाइलाइटिस है, वो इसका क्लोएका फॉर्मेशन है, ठीक है। अब जैसे ही आपको कोई ऐसे टनल्ड एक ल्यूसेंसी मिल रही है जो कि कॉर्टेक्स से एक्सटेंड कर रही है एंड मेडुला से एक्सटेंड करके आउटर कॉर्टेक्स तक रीच कर रही है, तो वी कॉल इट एज ए क्लोएका। और अगर यही ओपनिंग आपको कहीं स्किन में नजर आ रही है एक्सटेंड करती हुई, देन वी कॉल इट इज अ साइनस। तो ये और ठीक है। अब ये तो कंपोनेंट्स बोन के, फिर हमने फेट प्लेन्स पे ही देखना है। अच्छा, इसका फ्रंटल पे इतना ब्लरिंग ऑफ फेट प्लेन्स नहीं है, लेकिन यूजुअली ऑस्टियोमाइलाइटिस में हमें ब्लरिंग ऑफ फेट प्लेन्स मिलता है, जो कि ये अगेन फेवर करता है कि क्या कहते हैं, ये एक इन्फेक्शन है रादर देन कोई मैलिग्नेंसी लाइक इविंग सार्कोमा। आपने ये ठीक बोला कि जब भी ऑस्टियोमाइलाइटिस, लेकिन वो अक्यूट, ज्यादातर अक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस इतनी क्या कहते हैं, उसमें जस्ट ऑस्टियोपिनिया होता है और फेट प्लेन्स की ब्लरिंग होती है, और ज्यादा और कोई फाइंडिंग्स हमें नहीं मिल रही होती यूजुअली, कि हम उसमें दूसरी डिफरेंशियल्स देने में मजबूर हो जाते हैं, लाइक ल्यूकीमिया, और दूसरा इविंग को दोबारा वही, क्योंकि वो भी ये सारी लॉन्ग क्या कहते हैं लेशंस है सारी, और मतलब बोन के डायाफिसिस को इन्वॉल्व करती है, लेकिन हर किसी का एक एक अपना फीचर है। इविंग के साथ बड़ा सा सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट होगा आपके क्या कहते हैं, और उसके अलावा अगर इन्फेक्शन होगा तो उसमें फेट प्लेन्स की ब्लरिंग होगी। ल्यूकीमिया होगा तो उसके लिए कोई और अब ल्यूकीमिया में भी बस जस्ट आपको इनफिल्ट्रेटिव पैटर्न बोन है वहां पे आपको डिफ्यूज ऑस्टियोपेनिया मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल एक क्लियर कट केस है क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस का, जिसके बस आपने कंपोनेंट्स का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और उसको आपने सारा मिलाना है, ठीक है। यहाँ पे मतलब उस तरीके के जो डिफरेंशियल्स थे वो ज्यादातर एक्यूट वाले में ज्यादा लाई करते हैं, उसमें पेरिऑस्टियल रिएक्शन वगैरह भी आता है, ठीक है। चले नेक्स्ट केस। शफक मैडम, इस केस में हमको वो तीनों कंपोनेंट मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, आप मैंने बताया ना, ये देखें इसके साथ आप, अच्छा आप नेक्स्ट स्लाइड करें, यूज कर लें प्लीज। आप अगर मार्कर में पता नहीं ये जो, अच्छा ये पेन का एक साइन मैडम नीचे, अच्छा ये मेरा शो हो रहा है मार्कर? जी मैडम, अब आप जी शो हो गया।
ठीक है, अब ये देखें, ये जो चीज है ना, ये हमारा ये थिक कॉर्टेक्स है, इसको हम इनवॉल्यूक्रम बोलते हैं। ठीक है, ये हमें ऑस्टियोलाइटिस में मिलता है। ये पूरा जो ट्रैक है ना, साइनस ट्रैक, ये जो सॉरी क्लोएका जो ट्रैक है, जो मेडुला से एक्सटेंड एक ल्यूसेंसी हो रही है और बाहर तक जा रही है, इसको हम क्लोएका बोलते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा तीसरी चीज सिक्वेस्ट्रा में इतना क्लियर नहीं है, पर अगर हम जो ये इतनी ये स्क्लेरोटिक एरिया है, इसको हम अगर सिक्वेस्ट्रा बनाना चाहें तो तब भी कोई मतलब वो गलत नहीं होगा। तो ये इस तरह से कंपोनेंट्स हैं, आगे इमेजेस हैं वो लेबल्ड है तो उससे ज्यादा समझ आ जाएगा। ओके मैडम, ओके, थैंक यू मैडम। डॉक्टर अरबा मैडम, आप अनम्यूट हो जाएं और ये केस ले लें। Assalamu alaikum. I am provided with a multi-sequential MRI images of the femur, lower end of femur. These are contrast enhanced. These are stir images where I can see hyper intensity within the lower end of the within the lower head of the femur. There is, I can see a tunneled appearance with high signal crossing the thickened cortex and is connecting with the overlaying soft tissues, which are also hyper intense on these images. This appearance is suggestive of chronic osteomyelitis with a thickened with sequestrum, cloaca, and the surrounding abscess formation. I can also see a track traveling through the soft tissue into the over to the skin also. Concluding my description, I would like to label this patient and further investigate for chronic osteomyelitis. My DDs would include malignant lesions. I would like to know the age of the patient. Further, I would like to proceed with biopsy and culture to differentiate between malignant and chronic osteomyelitis. That's all. My diagnosis is chronic osteomyelitis. ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, जब आपको चीज बहुत क्लियर इनफ हो तो वहां पर आप इस मतलब दूसरा डिफरेंशियल ना दें और बस बोल दें कि लाइक यू आर श्योर इनफ कि ये है, लेकिन नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन कंफर्मेशन के लिए आप ये करवाएंगी। ठीक है, सही है, एक तो ये बात। अब इसमें मुझे ये बताएं, अच्छा इसको थोड़ा सा ना प्रेजेंटेबल वे में जो स्टार्ट करें ना, तो उसको बोलने में इस तरह से करें कि जैसे सबसे पहले अंदर से बाहर चले जाएं। ठीक है, एमआरआई में कि भाई सबसे पहले मैरो पे कमेंट कर दिया कि एबनॉर्मल मैरो सिग्नल्स है जो कि लॉन्ग सेगमेंट है, इन्वॉल्व कर रहा है, पूरा मेटाडायाफिसिस इन्वॉल्व कर रहा है, फीमर तक जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने बता दिया कि इसमें क्या कहते हैं थिकेंड कॉर्टेक्स है जो कि हाइपो इंटेंस स्टर इमेजेस सजेस्टिंग ऑफ। अब यूं करके पहले डिफाइन करें, जब इसको डिफाइन कर रही है ना इन्वॉल्यूक्रम को, सिक्वेस्ट्रा को, तो डिफाइन करें ताकि ये पता चले कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे कि थिकेंड जो कॉर्टेक्स है जो लो सिग्नल मिल रहा है हमें, उसको एमआर की लैंग्वेज में बताएं कि ये जो चीज है कि कॉर्टेक्स appears thickened, appearing low intensity, appearing hypo intense on stir images suggestive of involucrum formation। इस तरह से फिर आप ये बताएं कि hyper intense signal intensity seen extending from the marrow and traversing the cortex posteriorly traversing the cortex and going through the soft tissues। तो और
और इसमें बता दें कि इसमें मार्क्ड एडिमेटस चेंजेस और सारी सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है एसोसिएटेड। तो इस तरह से चीजों को डिफाइन, सजेस्टिव ऑफ क्लोएका फॉर्मेशन, ठीक है। Okay. तो उसको चीज को डिफाइन पहले करें, फिर उसको बताएं कि ये क्लोएका है और ये क्या कहते हैं सिक्वेस्ट्रा है। हमें जल्दी भी हो जाती है ना, तो मेरी पता नहीं क्यों ये गलत आदत डेवलप हुई है कि मैं कितनी बस जल्दी जल्दी बताऊं कि नहीं, कंक्लूजन थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो बस, देखिए सिंपल बोले, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो, थोड़ा सा ना चीज को प्रेजेंटेबल वे में कहेंगी ना, तो आप दूसरों से डिफरेंशिएट हो पाएंगी कि भाई हाँ इस बच्चे को आता है, बोलना भी आता है। देखिए आप, अच्छा ये क्लोएका कह रहे हैं कि मार्क करें, तो मैंने ये सिक्वेस्ट्रा मार्क किया। जो क्लोएका है, ये क्लोएका यानी बोन से जब आपका कोई कलेक्शन एप्सिस जब बोन से बाहर निकल रही होती है, वी कॉल इट एज ए क्लोएका। और जब वो अपना ट्रैक स्किन से बाहर निकल के आ जाता है तो वी कॉल इट एज अ साइनस, ठीक है। एम आई क्लियर? यस। ठीक है, चलें अब अच्छा नेक्स्ट, डॉक्टर नेक्स्ट स्लाइड इसी की वो है। अब ये देखिए मैंने ये स्लाइड्स आप लोगों के लिए ये लगाई थी कि ये देखें कि जो इसमें अब एक जो कॉरन, जो ये सैजिटल इमेज है जिसमें वो अंदर एक ब्लैक चीज को इंडिकेट कर रहा है येलो एरो से, ये सीक्वेस्ट्रम है। फिर मैंने जैसे ही बताया कि कॉर्टेक्स थिक होता है जो कि आपका ऑन एक्सरे लाइक वो स्क्लेरोटिक दिखेगा, ऑन एमआरआई इट विल अपीयर ब्लैक, तो उसे हम इन्वॉल्यूक्रम कहते हैं। और क्लोएका इसने दिखाया है कि कैसे जो सारा ये जो अंदर ये कलेक्शन बोल दें या नॉर्मल सिग्नल इंटेंसिटी जो मैरो वाली है वो एक्सटेंड कर रही है थ्रू द कॉर्टेक्स इनटू द सॉफ्ट टिश्यूज, तो वी कॉल इट एज ए क्लोएका। ये ओपनिंग को हम क्लोएका कह रहे हैं। फिर यही ओपनिंग जब स्किन से बाहर निकलेगी, जैसे उसने एक्सियल में दिखाया, तो येलो एरो वो साइनस कहलाएगा, ठीक है। हेलो जी मैडम, जी मैडम, जी ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, इसी की नेक्स्ट स्लाइड भी वो अच्छा ठीक है। अब ये देखें, ये फिर मैंने एक्सरे पे आप लोगों की हेल्प के लिए लेबलिंग दिखाई है कि देखिए एक्सरे पे क्लोएका एज ए ल्यूसेंसी दिखेगी। अब इसने एक छोटा सा डॉट दिखाया है जो ल्यूसेंसी और रेड कलर का एरो से पॉइंट आउट किया है क्लोएका। क्लोएका एक्चुअली एक छोटा सा ट्रैक्ट होता है, या अब ये एक उसमें थोड़ा सा ओब्लिक सा इमेज है, तभी वो आपको ऐसा लगेगा कि मेडुला के अंदर है। मेडुला नहीं, मतलब एक्चुअली वो मेडुला से लेकर कॉर्टेक्स से निकलता है, एक ल्यूसेंसी एक ट्रैक्ट सी दिखती है, जैसे मैंने पहला केस आपसे पूछा था वो डॉक्टर आयशा से। इन्वॉल्यूक्रम इन्होंने वही दिखाया है कि किस तरह कॉर्टेक्स की थिकनिंग है। सिक्वेस्ट्रा मेडुला में अगर कोई स्क्लेरोटिक या डेड बोन पड़ी हुई है, वी कॉल इट एज सिक्वेस्ट्रा, जो कि एक्सरे पे ब्राइट दिखेगी, एमआरआई पे आपको ब्लैक दिखेगी, ठीक है, क्लियर है ना? यस मैम। अच्छा, और ये जो पहली इमेजेस के साथ ही बिल्कुल, अब ये देखें इसके साथ ये जो है सॉफ्ट टिश्यूज में अब ये एब्सेसिस बनी हुई, एब्सेसिस भी साथ में बनी हुई है, पेरिफेरली इनहैंसिंग, ठीक है। तो अगर कोई भी इस तरह से आपको ऑस्टियोमाइलाइटिस बोन में मिल रहा है, सॉफ्ट टिश्यूज में आपको साथ में अगर कलेक्शंस पेरिफेरली इनहैंसिंग मिल रही है, तो वो भी मतलब उसका ही एंसिलरी फाइंडिंग ही है, उसका ही सारा पैटर्न है, सीक्वल ही है। नेक्स्ट मैडम एब्सेस कौन सी है? वो जो टॉप इमेज एमआरआई के एरो में आ रही है? हाँ, उसमें जैसे वो जो व्हाइट एरो उसमें लगाया हुआ है ना, पेरिफेरली इनहैंसिंग, वो सारी कलेक्शन लग रही है। जो हाँ ये कॉर्नल में, आई थिंक कॉर्नल है, अच्छा ठीक है। कोई वॉलंटियर? डॉक्टर वकार, जी डॉक्टर अरबा, सॉरी, जी डॉक्टर अरबा। These are bone scan images, anterior and posterior views. I can see the right, there is amputation of the right lower limb with uptake in the remaining part of the tibia, fibula, and the lower end of the femur. Similar signal intensities are also seen within the contralateral lower end of the femur. Also, increased uptake is also seen in the
foot, a left foot, um, uh, lower end of the tibia, and the calcaneal and the tarsal bones. Concluding my description, these high signal upticks are suggestive of active bone processes, including osteomyelitis or malignant changes. The previous amputation gives us a lead of chronic infective pathology, most likely diabetes, which is affecting multiple joints, leading to osteomyelitis of multiple bones. I would like to proceed with biopsy studies for osteomyelitis. Hello? अच्छा ठीक है, डॉक्टर अरवा, अच्छा आप प्रेजेंट करिए ना केस, ठीक है। सबसे पहले तो गुड, ये ऑस्टियोमाइलाइटिस ही है, लेकिन इसमें आपने ना अब ये बोलना है, रेडियो ट्रेसर अपटेक का वर्ड यूज करना है, ठीक है? और ठीक है, और उसके अलावा आपने ना ये हर जैसे फेज पर कमेंट करना है। जैसे अब आप ऑब्जर्व करें, जो पहला फेज है जहाँ पे थोड़ा सा ब्लरी सा इमेज है, वो उसका फ्लो फेज होता है। उसके बाद जो इमेज है, जो जिसमें 4 इमेजेस है, वो ब्लड पूल है। उसके बाद जो है वो उसका डिलेड इमेज है। तो आप ये देखें कि जहाँ पे सॉरी मैडम शफक, मैडम प्लीज मास्क अगर कर दें आप साथ में तो वो, अच्छा ठीक है। जैसे ये फ्लो फेज है, ये ब्लड पूल फेज है, और ये इसका क्या कहते हैं, डिलेड है। अब इसमें मैं ये बता रही हूँ कि ये देखें, ये वाला थोड़ा सा जो फर्स्ट इमेज है, जिसमें हम क्या कहते हैं, ये बोल रहे हैं कि एम्पुटेड लेग है, जो अब देखें यहाँ पर ये अपटेक ज्यादा आ रहा है, ठीक है? रेडियो ट्रेसर अपटेक हमें जहाँ पे फ्लो फेज पे, एंड देन इट कंटिन्यू टू इंक्रीज प्रोग्रेसिवली इवन इन द ब्लड पूल फेज, और इवन क्या कहते हैं, डिलेड फेज तक वो रहा। तो इस तरह से ये हॉलमार्क है ऑस्टियोमाइलाइटिस का, कि वो तीनों फेजेस पे हमें इंक्रीज्ड अपटेक देगा, ठीक है? जबकि अब इस चीज को डिफरेंशिएट हमें करना होता है अक्सर। अच्छा, यहाँ पे आप ना ये सोच लें, आपको मैलिग्नेंसी बहुत कम चांस है कि इस तरह से मैलिग्नेंसी दिखाई जाए ना, यूं करके अक्सर ये चीज जो तीनों फेजेस दिखाए जाते हैं ना, वो इन्फेक्शन को ही दिखाना चाह रहे होते हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा क्लियर कर लें। दूसरी बात ये कि जब भी ये जिसको और ये अब इसको डिफरेंशिएट करना होता है हमें सेल्यूलाइटिस से। सेल्यूलाइटिस जो होता है वो जस्ट आपका सॉफ्ट टिश्यूज और वहां पे आपका अपटेक, मतलब वो जो वहां की इन्फ्लामेशन है, दैट्स व्हाई वो आपको जस्ट ये फ्लो फेज है वहां पर, या ब्लड पूल फेज है, तब तक वो आपको अपटेक देगा। ये आपको वो डिलेड में, क्योंकि वहां पे बोन में नहीं कुछ होता, तो वो बोन में अपटेक नहीं देगा, नहीं डिलेड पे अपटेक नहीं देगा। डिलेड का अपटेक ये रिप्रेजेंट करता है कि समथिंग इज रॉन्ग विथ हर बोन, ठीक है? और क्योंकि ऑस्टियोमाइलाइटिस तो आप जाहिर बात है बोन प्लस ओवरलाइंग सॉफ्ट टिश्यूज तीनों चीजों को इन्वॉल्व कर रहा होता है, वो तो हॉलमार्क यही है कि वो तीनों चीजों पे अपटेक देगा। उसके बाद दूसरी चीज ये कि तीसरी चीज जो डिफरेंशियल्स में आती है वो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। अब जैसे स्ट्रेस फ्रैक्चर है, उसमें सॉफ्ट टिश्यूज तो नॉर्मल होंगे, तो फ्लो और ब्लड पूल जो इमेजेस हैं उस पे कुछ भी नहीं आएगा। आपको जस्ट ट्रेसर का अपटेक जो मिलेगा वो डिलेड पे मिलेगा। और क्योंकि फ्रैक्चर है तो ये इस तरह की डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स जो होती हैं, इस तरह ये बोन स्किन के हिसाब से ना इस तरह के ही केसेस होते हैं, जो हमें बस उसके लिए आई ट्यून्ड हो कि भाई इन्फेक्शन है, तीनों फेज में अपटेक आ रहा है, इट इज नथिंग एल्स इन इन्फेक्शन। अर्ली फेज पे ब्लड पूल या फ्लो फेज पे आ रहा है तो सेल्यूलाइटिस, डिलेड पे आ रहा है तो स्ट्रेस फ्रैक्चर है, तो उसको, लेकिन आप अक्सर स्ट्रेस फ्रैक्चर ऐसे तो नहीं अब दिखाएंगे। अगर आपके पहले वाले फेजेस नॉर्मल हैं तो आप डिलेड फेज पे अपटेक आ रहा है तो आप बस समझ जाए कि समथिंग इज रॉन्ग विद द बोन। साथ में अगर वो एक्सरे या कुछ ऐसा दे रहा है तो वो आपको हेल्प करेगा। स्ट्रेस फ्रैक्चर हम पॉसिबिलिटी रेज कर सकते हैं डिफरेंशियल में, अदरवाइज हम खाली बोन स्किन पे तो डायग्नोज कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन मैडम अगर ये कोई मैलिग्नेंसी हो और जैसे एम्पुटेशन की हुई है, जैसे ऑस्टियोसार्कोमा हो या वो एविंग और उसका आफ्टर एम्पुटेशन, अब अगर कोई रेजिडुअल ट्यूमर है तो वो भी तो देगा ना?
एक मेरी बात सुनिए, आपको ना ऑस्टियोमाइलाइटिस ही दिखाई जाएगी तीनों फेजेस पर। अगर कोई चीज दिखाई जा रही है ना, दे वांट टू एम्फसाइज कि वो कोई आपको इस तरह की चेंज दिखा रहा है जो सॉफ्ट टिश्यू से होते होते बोन पे, अगर आपको वो कोई ट्यूमर दिखाएगा ना, वो एक एक वो दिखाएगा जो सिंगल फेज सिंटिग्राफी दिखाएगा यूजुअली। स्केलेटल सिंगल फेज दिखाएगा, ट्राई फेज नहीं दिखाएगा। ट्राई फेज अगर इस तरह से आ रही है तो वो जैसे या तो ये होगा या सूडेक होगा। सूडेक जैसे रिफ्लेक्स, जैसे सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी हम कह रहे होते हैं, जो इंट्राआर्टिकुलर अपटेक देता है। तो ये टिपिकल कुछ डिजीजेस ही हैं जिसमें आपको इस तरह से सिंटिग्राफी दिखाई जाएगी। थैंक यू मैडम, ये क्लू, थैंक यू, ये कि हम पहचान लें इसको, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड। जी मैडम। डॉक्टर वकार सर, ये आप ले लें। अस्सलाम वालेकुम। I'm provided with bone scan images, blood pool phase, and मैडम एक्चुअली मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरे से। एक्सरे AP view of tibia and fibula is provided, in which I can appreciate there is a lucent lesion with sclerotic margins within the medullary cavity of tibia. Surrounding periosteal reaction is appreciated. Mild soft tissue thickening is also appreciated. Visualized joint is unremarkable. Now I'm moving on the sagittal view MRI, in which I can appreciate there is it is corresponding with the X-ray finding of a well-defined oval-shaped lesion in the metadiaphyseal region of tibia. In the metadiaphyseal region of femur. The lesion is breaching the cortex, and there is associated soft tissue. There is associated edema of the muscles and soft tissue edema. However, no joint effusion. CT scan axial view of mandible, in which I can appreciate there is a lytic lesion of left side of mandible. No associated periosteal reaction or soft tissue thickening. On bone scan of radius and ulna, radius ulna with the elbow joint and wrist joint is provided, in which there is diffuse uptake, tracer uptake in bilateral elbow joints and right ulna. The tracer uptake has increased in the delayed phase as compared to the blood pool phase. अच्छा, conclude कर लें। Based on the imaging findings, these likely represent multi bone abscess. बोन एब्सेस को कुछ और कहते हैं? कोई पर्टिकुलर नेम? वर्ड नहीं माइंड में आ रहा। ब्रोडीज एब्सेस। ब्रोडीज एब्सेस। ठीक है, अच्छा, सही है। ब्रोडीज एब्सेस में कभी पेनम्ब्रा सुना है? नहीं मैम, आइडिया नहीं है पेनम्ब्रा। अच्छा, किसने बोला जी?
वो बताएं। कोई बता रहा है? हेलो कोई वॉलंटियर? हेलो, कोई वॉलंटियर जी बता रहा मैम है पेनिम्ब्रा? मैम एक्चुअली पेनम्बरा मैम हम्म, एक्चुअली पेनम्बरा is a viable tissue which is surrounding the abscess cavity. how it appears on T1? It appears hypo. It is actually a granulation tissue. पेनिम्ब्रा साइन होती है, ठीक है। पेनिम्ब्रा जी साइन एक तो हमारी परफ्यूजन, ब्रेन परफ्यूजन स्कैन में हम जो बोल रहे होते हैं वो एक अलग चीज है। जी जी अब ये जो पेनिम्ब्रा है, क्या कहते हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस वाला, ये अलग चीज है। हेलो, जी मैम आई एम हियर. हाँ। तो जब जैसे ये आपका जो ब्रूडीज एब्सिस है, जब उसको एक ग्रेन्युलेशन टिश्यू जो कि T1 ब्राइट होता है वो सराउंड कर रहा होता है, तो वी कॉल इट एज अ पेनिम्ब्रा। वो एक ऑल्टरनेट, वो ये सब अक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस की साइन है, और ये इसमें ऑल्टरनेटिंग रिंग्स आ रहे होते हैं, जिसमें जो बिल्कुल इंटरनल जो खुद एब्सिस है वो तो हमारी हाइपो इंटेंस होती है ऑन T1 और हाइपर ऑन T2, जैसे एब्सिस होती है यूजुअली। जी उसके बाद जी जो मैम. होती है ग्रेन्युलेशन टिश्यू, दैट अपीयर्स T1 ब्राइट, तो उसी से हमने इसको पहचानना होता है। और देन इट इज अगेन सराउंडेड बाय द स्क्लेरोसिस जो कि T1 T2 लो होता है, एंड देन बिल्कुल आउटर जो उसकी हाइपोडेंसिटी होती है वो एडिमा को रिप्रेजेंट करती है। तो इन शॉर्ट इसमें तकरीबन 4 यानी उसमें लेयर्स होती हैं, बिल्कुल अंदर कोर एब्सिस, और फिर एक जी T1 मैम. ब्राइट एक क्रिम, और उसके बाद फिर एक स्क्लेरोसिस का अगेन एक ब्लैक, और उसके बाद एडिमा का भी अगेन वो ब्लैक क्रिम, ठीक है। अच्छा, ठीक है. अब यहाँ पर पेनिम्ब्रा यानी ऑस्टियोमाइलाइटिस में ग्रेन्युलेशन टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर, और जो कि T1 ब्राइट दिखती है, अब यहाँ पर जो है ये अच्छा, जो डॉक्टर साहब जिन्होंने केस लिया था वो भले आ जाए। जी जी मैडम. यहाँ, हाँ, अब यहाँ पर आप देखें कि इसमें भी ये बिल्कुल ये ब्रूडीज एब्सिस ही है, लेकिन ब्रूडीज एब्सिस आप ये देखें पेशेंट जो, अब ये डिफरेंट पेशेंट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट पेशेंट्स हैं, और उनका ये मतलब उस वो फाइंडिंग आपको डिफरेंट बोन्स में दिखाई जा रही है। सबसे पहले तो मैं ये जो सेकंड इमेज है जिसमें हमारा सैजिटल और ये हमारा कोरोनल एक्सरे जो है ये AP व्यू वो दिखाया गया है, मैं उसमें बता रही हूँ कि उसमें जो ये एब्सिस दिखा रही है, जिस तरह ऑल्टरनेटिंग रिंग्स दिखा रहा है, तो ये ब्रूडीज शो कर रहा है। उसके अलावा ओके, पेनिम्ब्रा में मैंने एक्चुअली पेनिम्ब्रा की पिक्चर मैंने सेव नहीं की, ये स्टर इमेज है, पेनिम्ब्रा अपीयर्स ऑन T1, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, खैर फिल वक्त जो है ये ब्रूडीज एब्सिस है, और ये हमारी यहाँ से ट्रैक कर रही है, और बाहर सॉफ्ट टिश्यूज में भी अगेन ये सारी एब्सिस और कलेक्शन ही है, तो ये सारा हमारा इन्फेक्टिव प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। और ऑन एक्सरे ये अगेन ये एज ए ल्यूसेंसी दिख रही है, सराउंडेड बाय स्क्लेरोसिस, इस तरह से ये अपीयर हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इसने मैंडिबल में दिखाया है, मैंडिबल में ये अंदर उसके अंदर सीक्वेस्ट्रा भी बन गया है फॉर्म, यानी सीक्वेस्ट्रा क्या इंडिकेट करता है, सीक्वेस्ट्रा, अब मैं आपका कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीक्वेस्ट्रा का क्लियर हुआ। सीक्वेस्ट्रा यानी डेड बोन जो कि स्क्लेरोटिक होगी और मेडुला के अंदर होगी, तो ये इसके अंदर सीक्वेस्ट्रम है, ठीक है। लेकिन ये एक लिटिक सी लेजन है जिसके अंदर सीक्वेस्ट्रम फॉर्मेशन, तो ये भी ब्रूडीज एब्सिस की एक फॉर्म है। अब यहाँ पर ये ज्यादातर ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई बच्चा फाइसिस जिसकी क्लोज नहीं है, इस तरह से हमें एक लिटिक लेजन या ल्यूसेंट लेजन मिल रही है, यूजुअली ये मेटाफिसिस के करीब आ रही होती है, और देन ये एपिफिसिस की तरफ एक वर्ड यूज होता है टनलिंग, ठीक है, ये वहां से वो क्रॉस करके और फिर एपिफिसिस की तरफ जा रही होती है। ये इसका एक तो ये टनलिंग का वर्ड, और उसके अलावा दूसरी बात जो इसके साथ मैंने आपको बता दी कि ये पेनिम्ब्रा, ये 2 चीजें पता हो। दूसरी बात ये कि जो जी मैम ये जो क्रॉस करने वाली बात है इसको रिपीट कर दें, एपिफिसिस को। ये ब्रूडीज एब्सिस का हम वर्ड टिपिकल यूज करते हैं, मैं आपको जस्ट बज़वर्ड्स बता रही हूँ ताकि वो जब वर्ड्स जब बोले जाते हैं ना तो वो एग्जामिनर समझ जाता है कि व्हाट शी वांट टू टेल, और इसे समझ आ गई है कि ये चीज ये है। तो ये जिस तरह मैं हम जब भी ब्रूडीज एब्सिस का जो बोलते हैं तो वो एक लिटिक लेजन करके, इंट्रामेड्यूलरी लिटिक लेजन मेटाफिसिस में, और उसके साथ एक ल्यूसेंट ट्रैक जो कि टनल कर रहा है टुवर्ड्स द एपिफिसिस, टनलिंग का वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। और अभी आप ये पेनिम्ब्रा जो कह रही हैं इन्फेक्शन ही है ना जो कि लीडिंग कर रहा है
पे, तो वो तो भी क्लोका भी तो हम कह सकते हैं उसे। आप मेरी बात शायद समझी नहीं। क्लोएका ये जो अभी, अच्छा मैं कलर चेंज करके, ये जो यहाँ पर है ये क्लोएका ही है, ठीक है। हाँ इसमें नहीं कह रही पेनम्ब्रा, ठीक है। अब लेकिन जो ये जो ब्लैक इसके अंदर जो आ रही है ना लाइन, इस चीज हाँ को जब हम T1 पे देखेंगे ये ब्राइट दिखेगी, उसको पेनम्ब्रा कहा जाता है। ये ऑल्टरनेटिंग यू रिंग्स बनी हुई है इस ठीक तरह से, और ये अंदर बीच में कोर है एब्सिस का, और एक ठीक। सराउंडिंग लो इंटेंसिटी सिग्नल एक चीज आ रही है, उसको पेनम्ब्रा कहा जा रहा है। थैंक यू ठीक। ठीक है मैम फिर इसको टनलिंग क्यों नहीं बोल सकते, ये जो आपने मार्क किया है? 2 मिनट। अच्छा टनलिंग, अब देखें क्लोएका की डेफिनेशन यही कि कॉर्टेक्स को क्रॉस कर जाए, टनलिंग फाइसिस को क्रॉस करके एपिफिसिस में जाता है, इस तरह से डिस्क्रिप्शन में हमने पढ़ा है। सही ठीक है। है तो मैम ये हाँ। जो ब्रूडीज एक्सिस है, ये इसकी लोकेशन भी सही नहीं आ रही, क्योंकि अब देखिए अक्सर पर की मेटाफिजिक्स अपीयरेंस होता तो है ये है ना, अब देखिए अपीयरेंस तो अच्छा, ये है ना, आप ये देखें ना, ये राउंडेड सी लेकिन भी है, मेटाफिसिस में है, बच्चा है, फाइसिस क्लोज नहीं है उसके, इसके अलावा और क्या चाहिए अगर आप एक एब्सिस को लेबल करने के लिए। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि जितना आपने वो हर चीज उतनी टिपिकल आए, ठीक है। एक तो ये बात, और जब भी अब देखें ये तो थोड़ी सी नीचे है, अगर मैं इसको बोलूं तो मैं इसको जैसे वो जो एक्सरे में दिखाया है मैं उसको प्रॉक्सिमल डायाफिसिस बोलूं, लेकिन अगर ये मेटाफिसिस में आ रही है तो उसमें जब डिफरेंशियल्स हम बोलते हैं तो 3 डिफरेंशियल्स आते हैं इन लिटिक लेजन्स में जो कि मेटाफिसिस पे हो, जिसमें आपको एक ब्रूडीज याद रखना है, एक आपने जीसीटी याद रखना है, लेकिन वो अगर एडल्ट एज है, अगर एडल्ट नहीं है तो जीसीटी नहीं बोलेंगे, और दूसरा जियॉर्ड। तो ये कुछ इस तरह की चीजें हैं लिटिक लेजन्स में जो इन लोकेशंस पे आती हैं टिपिकली। और हाँ कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, ठीक है। तो वो एज के हिसाब से, अब जैसे यंग एज में कॉन्ड्रोब्लास्टोमा और यूब्रूडीज आ सकता है तो आप बोलेंगी, जियॉर्ड भी ज्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस और इस तरह की चीजों में आता है तो नहीं बोलना। तो इस तरह से बस याद रखना है कि ये केस को अप्रोच करने के लिए इस तरह की पॉसिबिलिटीज इन लोकेशंस पे ये चीजें आती हैं, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन था कि ब्लड पूल और बोन वाले फेस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये देखिए ये दो जो इमेजेस हैं, पहले वाले ब्लड पूल में आपको बोन अच्छे से नजर नहीं आ रही, वहां पे आपको सॉफ्ट टिश्यू नजर आ रहा है, जबकि जो बोन वाला जो इमेज है उसमें आप देखें, आप उसके कंपैरिजन में उसमें आपको जो बैकग्राउंड बोन सॉफ्ट टिश्यू है वो नहीं नजर आ रहा, आपको बोन ज्यादा क्लियर नजर आ रही है। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा ये कौन सा फेज है। और दूसरा वो हमेशा सीक्वेंस में दी हुई होती है, फ्लो फेज बहुत ब्लरी होगा, आपको बोन तो बिल्कुल नहीं नजर आएगी, फिर ब्लड पूल में फिर भी कुछ बोन का शेडो नजर आ रहा है और सॉफ्ट टिश्यू भी आ रहा है, फिर बोन में आपको सॉफ्ट टिश्यू नजर नहीं आ रहा, सिर्फ बोन नजर आ रही है। ठीक है, क्लियर है ना? एक्सीलेंट मैडम। मैम ये जो बोन स्कैन वाला है, इसको ऑस्टियोमाइलाइटिस बोल सकते हैं? जी क्यों नहीं बोल सकते, बिल्कुल। ये इसने देखे एक चीज उसने दिखाई है कि आप कंपेयर करें, दो उसने आर्म्स दिखाए हैं और उसने दिखाया है कि पहला ब्लड पूल दिखा के वहां पे अपटेक जो है उसने आ, ये जो हाँ अल्लाह की तरफ दिखाया है कि वहां पे अपटेक ज्यादा है। फिर उसने फिर दिखाया है कि सब्सिक्वेंट बोन फेज पे भी यानी डिलेड फेज पे भी वो अपटेक और ज्यादा सब्सिक्वेंटली बढ़ गया। तो ये नॉर्मल तो नहीं हुआ ना, मैंने आपको बताया ऑस्टियोमाइलाइटिस का हॉलमार्क है कि वो तीनों फेजेस पे अपटेक देगा। ठीक है। ठीक तो है, ये ब्रूडीज एक्सिस तो नहीं हुआ ना, ये नहीं ऑस्टियोमाइलाइटिस हो ब्रूडीज गया? नहीं होगा, ये तो बस ऐसी स्लाइड के साथ लगा हुआ है, ये एक इन्फेक्शन जी की पिक्चर है बोन स्कैन की, ठीक है। मैडम शफक, मैडम जी ये जो ब्रूडीज हम कहते हैं, ये बेसिकली इसकी शेप को देख के हमने है, तो ये इन्फेक्शन ही प्रोसेस जो है ना, ये है इन्फेक्शन का एक वर्जन ना, अदरवाइज तो बड़े इल डिफाइंड से मैरो सिग्नल्स होते हैं, और ये तो एक राउंड यूजुअली कैसे अपेयर होता है इन्फेक्शन, तो देखिए कैसा हमें नजर आता है, या तो जी जी। हमें जस्ट पेरिटोस्टियल रिएक्शन होगा, ये बेसिकली ऑस्टियोपेनिया होगा। ये बेसिकली सब एक्यूट फॉर्म है इन्फेक्शन की। जो हाँ सब वो अक्यूट दूसरा फॉर्म है, क्रोनिक जो हम देखते हैं कि क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, वो फिर क्रोनिक फॉर्म में जाके वो सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल तो ये बिल्कुल मैनिफेस्टेशन, बेसिकली हाँ सब एक्यूट, ये सब एक्यूट फॉर्म है, मतलब जी इसमें क्रोनिक चीज अभी नहीं गई, यही मेरा ख्याल एक्सटेंड करके फिर आगे क्रोनिक की तरफ ये चलती है। लेकिन इसको भी ज्यादा आप वो ना करें, देखिए हर डिजीज की अलग मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं, तो ब्रूडीज को बजाय सब एक्यूट के आप इस तरह से जहन में रख लें कि ये वन ऑफ द फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। जी ठीक है, मैडम, जी जी मैडम, जी जी।
मैम एक क्वेश्चन है। जी जी। मैम ये जो मैंडिबल में जो लेजन है इसको हम ओस्टियोमाइलाइटिस में डालेंगे या फिर इसको ये ब्रोडीज लेबल करेंगे? इसको हम ब्रूडीज बोलेंगे बिकॉज ये एक लिटिक सी लेजन है जिसके अंदर सिक्वेस्ट्रम आ रहा है, ठीक है, ये इतना ठीक इनडिफाइंड है। नहीं है, तो इसको ब्रूडीज ही बोलेंगे हम। जी सब एक्यूट में जो इन्फेक्शन होती है ना वो वेल कंटेन्ड होती है, वो स्प्रेड नहीं, तो वो जो वेल डिफाइंड कंटेन्ड हो तो फिर हम उसमें ब्रोडीज की तरफ जाएंगे। सही। ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ गैर किसी ने पूछा तो उसमें स्क्लेरोसिस बहुत होती है, पूरी बोन काफी स्क्लेरोटिक, और वो भी क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस की एक जस्ट जैसे एक मैनिफेस्टेशन, एक रेडियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, जस्ट आपको पूरी बोन काफी स्क्लेरोटिक दिखेगी। ठीक है जी जी मैडम, नेक्स्ट चले मैडम। जी। डॉक्टर असलम। जी नईम भाई, MRI of the ankle joint, sagittal images, T1, T2 sagittal, and there is abnormal low signal on T1 and high on T2 in the calcaneum posterior inferior aspect. These signals are with ill-defined margins. On the port lateral view of this MR image, again it shows the same abnormal signal intensity. The subcutaneous tissue also shows the abnormal signal intensity. Achilles tendon appears to be normal. And this is most likely some infectious process of the calcaneum. ठीक है, वेरी गुड डॉक्टर असलम। ये इन्फेक्शियस प्रोसेस ही है, और ये मैंने एक एटिपिकल सी पिक्चर लगाई है कि जैसे अब हर चीज की, ये भी इन्होंने जैसे काइंड ऑफ ये ब्रूडीज करके इन्होंने दिखाया, जैसे T1 पहला इमेज है, दूसरा स्टर है, तीसरा इसने पोस्ट कंट्रास्ट करके दिखाया है, और इसमें इन्होंने ये रिप्रेजेंट किया है कि किस तरह से एक इनडिफाइंड सी लिटिक लेजन है जो कि T1 पे लो दिख रही है, T2 पे ब्राइट है विथ लॉट ऑफ एडिमा, कॉर्टेक्स को क्रॉस करके बाहर सॉफ्ट टिश्यूज में जा रही है, और ये पोस्ट कंट्रास्ट पे जैसे बोन वहां पे नजर नहीं आ रही थी, अब यहाँ पे वो इन्हांसमेंट, कुछ पैची सी इन्हांसमेंट दिखा रहे हैं। तो इस तरह से ये कहीं से मुझे नेट से केस मिला था, तो ये मैंने कहा कि मैं शेयर कर दूं। मैडम ठीक है, ये एक्लीज टेंडन को भी तो इन्वॉल्व कर रही है, इंफीरियर एस्पेक्ट। एक्लीज टेंडन यानी उधर इन्फ्लामेशन वहां तक अटैचमेंट सही है। हाँ वो ठीक है, वो पूरा बिल्कुल देखें नीचे तक वो स्मूथ है, उसके अंदर कोई सिग्नल शायद पार्शियल वॉल्यूम तो होती है कभी, जैसे मुझे टेंडन में बिल्कुल नीचे जाके क्रॉस करता दिख रहा है, वरना टेंडन अटैच्ड है। अच्छा मैडम, ये जो थर्ड इमेज है, इसमें ये ऊपर जो ब्लैक ब्लैक स्क्लेरोसिस आ रही है, ये उससे डिफरेंट नहीं लग रही? ये टेंडन का कंट्रास्ट टेंडन एनहांस का नहीं पार्ट लग रहा बिल्कुल। ये मैंने नेट से इमेज लिया था, और ये इसमें ये पोस्ट कंट्रास्ट एनहांसमेंट यानी उन्होंने ये एक्चुअली अच्छा मार्क, और ये जो जिस तरह अब जैसे यहाँ पर ये T1 करके इन्होंने दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर जैसे ये पैची सी जैसे मैं एनहांसमेंट इसमें दिखा रहे हैं, लेकिन मैं इस इमेज को दोबारा क्लियर करके ग्रुप पे डाल दूंगी कि इसकी डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है? ओके ओके मैडम, ओके। चले नेक्स्ट केस। ओके, अच्छा 2 मिनट, ये थोड़ी सी इमेजेस ना काफी जूम होकर आ रही हैं जी, थोड़ा सा जूम आउट कर लें ताकि वो पूरी 4 इमेजेस आप, और पिछली स्लाइड आप दोबारा करें डॉक्टर नहीं? जी मैडम, जी जी।
मैडम जैसे वो प्रेजेंटेशन अब मुझे अच्छा डॉक्टर नईम, अब मैं आपको बता रही हूँ क्या इशू है। जो पहला वाला केस था जो मैंने ब्रूडीज का लगाया था, उसकी सिर्फ 2 इमेजेस थी, एक था T1, एक स्टार। नहीं ये नहीं, नेक्स्ट जो था जो कैल्केनियम वाला था। जी मैडम ये जी बिल्कुल, जो नेक्स्ट जो उसके नीचे जो आ रहा है ना, जहाँ पे ए लिखा हुआ आ रहा है, उसकी जो साथ में इमेज है वो उसके नीचे है। जी जी ये बी इस पे जी जी अच्छा ठीक है। ए एंड बी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जी मैडम ठीक है, अच्छा ये ए एंड बी जो है, मैं ये इसको मैं खुद ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये इन्होंने जो दिखाया था, ये शार्टकोट का केस था विद सुपर एडेड ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो इन्होंने ये दिखाया था कि ये T1 है और पहला इमेज, दूसरा पोस्ट कंट्रास्ट है। तो एक गोस्ट साइन हमें यूजुअली फुट में अगर इस तरह कोई डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है तो अब उसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए शार्टकोट को विद दैट ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो 2-3 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले तो जो यानी कि उसकी लोकेशन, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज, जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस होती है ज्यादातर ये 4 फुट या हाइंड फुट को इन्वॉल्व कर रही होती है। अगर जो मिड फुट इन्वॉल्व है तो वो ज्यादातर शार्ककोट को फेवर करती है। उसके अलावा दूसरी चीज ये होती है कि गोस्ट साइन हम कह रहे होते हैं। गोस्ट साइन ये होता है कि हमें शॉर्टकोट तो जो होता है जस्ट डिस्ट्रक्शन, स्क्लेरोसिस, आपको लूज बॉडीज मिलेंगी, ये सारी चीजें होंगी। ऑस्टियोमाइलाइटिस में जबकि आपको एनहांसमेंट भी मिलेगी, कोई ऐसी चीज जो कि T1 पे लो दिखे और देन पोस्ट कंट्रास्ट पे वो आपको रीअपियर हो जाए, नजर आ जाए, यानी तो उस चीज को गोस्ट साइन बोल रहे होते हैं। और इस केस में यही दिखाया गया कि शार्ककोट था, काफी डिस्ट्रक्शन थी, स्क्लेरोसिस थी। T1 जो प्री कंट्रास्ट था, वहां पे जहाँ पे एरो लगाए हुए हैं कैल्केनियम में, आपको जो सिग्नल्स लो मिल रहे हैं कैल्केनियम में, वो पोस्ट कंट्रास्ट इमेज पे आपको इनहैंस करते दिख रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ये ऑस्टियोमाइलाइटिस भी साथ साथ चल रहा है। ठीक है जी ए और बी, फिर इसका मतलब मैडम वो T1 है ए और जी और बी पोस्ट कंट्रास्ट था। जी बिल्कुल। और ये मतलब ये डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बस पता हो कि ऑस्टियोमाइलाइटिस और शार्ककोट के दरमियान में ये गोस्ट साइन जो होता है ये डिफरेंशिएट करता है पर्टिकुलरली इन दोनों को। जी मैडम जी नीचे और अच्छा, इसको थोड़ा जूम आउट करें ताकि वो उसकी थोड़ी सी इमेज नजर आए उसको। मैडम मुझे सॉरी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है जूम ऑफ करने की इसमें। आपके पास है मैडम? मैं अगर आपको को होस्ट बना लूं या आप देख लें फिर इसको। ये जैसे आपने आपकी जो इमेजेस आए मैंने वैसे ही मैडम वो अच्छा ठीक है बस सही तो है। बस अब जो पैथोलॉजी है वो नजर आ रही है मतलब। जी डॉक्टर असलम सर ये दूसरा जी मैडम सिटी coronal sagittal views of the knee joint. There is lytic lesion, unfused keratin. There is a lytic lesion. It is involving the distal metaphysis and epiphyseal region in the central part of the distal femur. This lesion has no well-defined sclerotic margins. However, and ये सेम पेशेंट है मैडम या अलग अलग है? अलग अलग पेशेंट्स हैं, डिजीज सेम है। ठीक है मैडम। दिस इज अनफ्यूज स्केलेटन और इसमें ये जो लीजन है ये क्रॉस कर रहा है इस जॉइंट को, तो ये बच्चे में इन्फेक्टिव प्रोसेस है इन immature patient। और नीचे वाले में मैडम ये जो नी जॉइंट है इसके प्रॉक्सिमल टिबिया में मेटाडाइफिजियल रीजन में there is lytic lesion with well-defined sclerotic margins, or this is most likely Brody's abscess, or sagittal image पे भी same findings हैं. However, there is extension of the sclerotic margins anteriorly, and these are, madam, again the osteomyelitis features.
चले ठीक है, वेरी गुड। ये बिल्कुल ये ब्रूडीज एब्सिस ही है। और जैसे टनलिंग मुझे पूछ रहे थे ना आप लोग, तो इस पे मैंने टनलिंग की एग्जांपल डाली थी। अब ये देखें ये किस तरह से एब्सिस स्पाइसिस को क्रॉस करके और एपिफिसिस में जा रही है, तो वी कॉल इट एज अ टनलिंग। ठीक है, ये वाली जो फीचर है ना, इसको टनलिंग बोलते हैं। ठीक है मैडम कश्यप, ये जो नीचे वाला है जो ये एमआर है मैडम, जी जी सॉरी, ये नीचे वाली स्लाइड जो एमआर की है मैडम, GMR है जी, GMR है पोस्ट और इसमें कंट्रास्ट। मैडम अच्छा पोस्ट कंट्रास्ट है जी मैडम। ओके डॉक्टर विकास, क्वेश्चन था आई थिंक किसी का 2 मिनट, चैट कहाँ से ये शो होगी? ओके ठीक है, बस ठीक है, चले आगे। जी मैडम। डॉक्टर वकार। जी सर। जी X-ray pelvis AP view, in which I can appreciate there is a marked destruction of right hip joint with increased joint space and irregularity of the femoral head, irregularity of femoral epiphyseal cortex, as well as irregularity and sclerosis, mild sclerosis of the acetabulum. Left hip joint seems normal. It is X-ray of a skeletally mature patient. On MRI T2 stud sequence, I can appreciate abnormal intensity signals in the femoral epiphysis as well as acetabulum, and high intensity signals also noted in adjacent soft tissues, muscles. Mild joint effusion also noted in CT scan axial image. CT scan axial image, there is cortical irregularity of femoral epiphysis and acetabulum with enhancing collections, associated collections. In the last MRI axial image, I can appreciate there are multiple peripherally enhancing collections in the right paravertebral region as well as in the sacrum. इसको कंक्लूड करें डॉक्टर। Based on अच्छा ये imaging findings, हाँ कंक्लूड करें। जी मैम, based on imaging findings, it is a case of osteomyelitis of the hip joint. ठीक है, अच्छा ठीक है, चले हम पहले एक्सरे से स्टार्ट करते हैं, जो बिल्कुल पहले एक्सरे है। जब आपको फीमोरल हेड कैसा लग रहा है? मैम अपने मतलब जॉइंट से निकला हुआ है, वो बिल्कुल ही साइड पे हटा हुआ है। डेफिनेटली कोई मैसिव जॉइंट इफ्यूजन पड़ी हुई है वहां पे लाइकली। ठीक है, ओके गुड। उसके अलावा फीमोरल हेड की शेप कैसी हो गई है? मैम इनवर्ड बोइंग है या डेविएटेड तो है। उसको एक कोई होलसम वर्ड लाइक डिफॉर्म या कुछ इस तरह से रीमॉडलिंग, कुछ भी इस तरह आप बोले, उसका काफी वो उसकी डिफॉर्मिटी हो चुकी है। ठीक है, और आपने वाइडनिंग पे कमेंट करना है। ठीक है, आर्टिकुलर सरफेस कैसी है? एसिटाब्यूलम दोनों तरफ क्या बिल्कुल सिमिलर है या थोड़ा सा डिफरेंट है राइट साइड पे? नहीं मैम, कॉर्टिकल इररेगुलरिटी है राइट साइड, एसिटाब्युलम जो है वो इररेगुलर हुआ है। जब दो, अच्छा ये बच्चा है या बड़ा है? मैम इमेच्योर स्केलेटन है, बच्चे है। ठीक है, जब एक इमेच्योर स्केलेटन में आपको रीमॉडलिंग ऑफ द बोन मिले, प्लस में आपको दोनों आर्टिकुलर सरफेसेस लार्ज जॉइंट का इन्वॉल्व हो, प्लस वाइडनिंग ऑफ जॉइंट स्पेस हो, तो व्हाट यू लेबल इट?
सेप्टिक अर्थराइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस। जी बिल्कुल, ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिफाई करें चीजों को। इस एक तो इन्फेक्शन और ये मैलिग्नेंसी, तो ये बहुत बड़े टर्म्स है ना, पूरे इसके अंडर। आज मेरा टॉपिक इन्फेक्शन है, पर मैं मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन आपको दिखा रही हूँ, और तो मतलब थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई करें, ठीक है। अच्छा, ये तो बच्चे में हुआ फाइंडिंग्स के हमने। जब भी ये बात याद रख लें कि जब भी दो आर्टिकुलर सरफेसेस आपकी इन्वॉल्व हो रही है ना, तो सबसे पहले तो आपने ये समझ लिया दैट दिस इज एन आर्थराइटिस। अब आपको क्या सॉरी, अब आपको क्या दिखाया जा रहा है? आपको एक लार्ज जॉइंट दिखाया जा रहा है। अब देखिए उसकी इन्वॉल्वमेंट मोनो आर्टिकुलर है, एक ही जॉइंट है, दूसरा जॉइंट बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। तो अब आप अपनी डिफरेंशियल आहिस्ता आहिस्ता नैरो डाउन करें। बच्चे में हमने कोई आर्थराइटिस यानी इन सेप्टिक, इन इस लार्ज जॉइंट में सेप्टिक और जुवेनाइल और हीमोफिलिक के अलावा हमने कोई और आर्थराइटिस, कोई मुझे नहीं याद आ रहा अभी कोई हमने पढ़ी हो, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को नैरो डाउन करते चलें। बच्चे में इस तरह जब भी डिस्ट्रक्शन हो आर्टिकुलर सरफेस की, जॉइंट और आपको जॉइंट आपका थोड़ा वाइड दिखे, इस तरह से सॉफ्ट टिश्यू ब्लरिंग हो, तो ये इट इज नथिंग एल्स देन सेप्टिक आर्थराइटिस, और इट इज एन इमरजेंसी। बिकॉज अगर आपने इस पेशेंट को टाइमली नहीं ट्रीट किया, इसका कार्टिलेज लॉस हो जाएगा, और ये मतलब यानी इसको क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल इसको डैमेज हो जाएगा इसके हिप जॉइंट को, ठीक है। तो ये जल्दी प्रॉम्प्ट इसकी ट्रीटमेंट करनी होती है, और इसमें टाइम मतलब क्रिटिकल कुछ टाइम होता है, वरना अदरवाइज इसका कार्टिलेज डैमेज हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रीटेबल कॉज है ना ये। और उसके यानी हम कुछ कर सकते हैं इस पेशेंट में। उसके अलावा जो MRI साथ में प्रोवाइडेड है, अब ये एक अडल्ट पेशेंट का है, उसके साथ उसी का एक्सरे है, जिसमें अब क्या दिखाया जा रहा है कि आपको पूरा जॉइंट स्पेस लॉस्ट है। तो सेप्टिक आर्थराइटिस इस तरह से जॉइंट स्पेस लॉस्ट हो, और फिर उसके साथ MRI जो दिखाया गया है बिल्कुल साथ में कॉर्नल। एक सेकंड जी मैम, एक पॉइंट बल्कि याद आ गया, तो वो लिखता है कि पहले ये और ये एक्सरे, ये दोनों चीजें आप कंसीडर करें कि एक ही पेशेंट का है। तो इसमें देखिए किस तरह से हमें पहले जॉइंट डिफ्यूजन मिल रही है, उसके अलावा हमें पूरा क्या कहते हैं मैरो एडीमा मिल रहा है, जो कि पूरा ये देखिए अब ये स्टर इमेज दिखा रहा है ना कि यहाँ पे आइलियम में भी एडीमा है, आपके फीमोरल हेड में भी एडीमा है, एसिटाब्यूलम में भी एडीमा है, ठीक है। इस तरह से सॉफ्ट टिश्यूज में भी एडीमा है, प्लस में इफ्यूजन। इस तरह इफ्यूजन के साथ और इतना मैरो एडीमा और दो आर्टिकुलर सरफेसेस इन्वॉल्व हो जाए, इट इज अगेन नथिंग एल्स देन सेप्टिक आर्थराइटिस, ठीक है। और मुझे, और आप हमेशा इस चीज को ये बना लें कि कंपेयर फ्रॉम द अपोजिट साइड, कि किस तरह से देखें। अब इसका ये आइलियम ठीक है, इसका एबनॉर्मल है, एसिटाब्यूलम इससे कंपेयर करें वो ब्राइट दिख रहा है, तो इस तरह पता चलता जाएगा कि इन्वॉल्वमेंट साइट्स कौन सी हैं। उसके बाद इन्होंने CT दिखाया है, CT में किस तरह आ सकता है सेप्टिक आर्थराइटिस। तो ये देखें, ये सारी कलेक्शंस हैं पेरिफेरली, थिक वॉल्ड, और सारी ये कलेक्शंस हैं जो कि डायसेक्ट कर रही हैं सॉफ्ट टिश्यूज में, और इवन शायद ये इंट्रामस्क्यूलर मेरे ख्याल से बन गई हैं। अच्छा, और उसके अलावा ये बोन है, बोन के अंदर भी हमें एक लिटिक सा एरिया मिल रहा है इंट्रामेडुलरी, और ये सारी उसके सराउंडिंग में स्क्लेरोसिस है। तो ये पूरा भी एक इन्फेक्टिव प्रोसेस है। ये सिंगल इमेज पे वैसे में हम नहीं अच्छा इसके, अब देखिए ये सारी ये इफ्यूजन है सारी, एक्चुअली ये इफ्यूजन है, जॉइंट इफ्यूजन। ये एसिटाब्यूलर सरफेस है, ठीक है, ये हमारा फिमोरल हेड है, और ये इसके अंदर जॉइंट इफ्यूजन है जो और ये देखेंगे इरोजन से। तो अगेन ये एक एक्सियल इमेज, सिंगल एक्सियल इमेज में हम कह सकते हैं कि ये सेप्टिक आर्थराइटिस है। उसी का फिर साथ में MRI दिया हुआ है, मतलब वो एक अपोजिट साइड है, समझे, उसी तरीके का एक केस दिखाया हुआ है। उसमें भी आपको ये पेरिफेरल एनहांसिंग कलेक्शंस दिखा रहे हैं, ठीक है। और एक्सक्यूज मी, जी एडल्ट्स में जॉइंट स्पेस लॉस है, और बच्चों में जो है वो वाइडनिंग है सेप्टिक। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। ये इट डिपेंड्स कि किस वो स्टेज पे आ रहा है। अगर वो अर्लियर पेशेंट आ रहा है तो ऑस्टियोपेनिया के साथ आएगा, उसमें जॉइंट डिफ्यूजन के साथ आ रहा है तो वो वाइडनिंग मिलेगी आपको। अदरवाइज अगर वो बहुत लेट आएगा तो वो रीमॉडल्ड एक बोन होगी, स्क्लेरोसिस होगी, और आपकी उसकी कार्टिलेज लॉस की वजह से जॉइंट स्पेस लॉस हो जाएगा, ठीक है। यूजुअली बच्चों में फ्यूजन के साथ ही आते हैं। हमने एग्जाम में जब भी प्रैक्टिस की थी तो बच्चों में सेप्टिक आर्थराइटिस इस तरीके का केस देखा था कि जॉइंट स्पेस की वाइडनिंग से ही हम डायग्नोज कर रहे थे कि चलो ये आर्थराइटिस है, सेप्टिक आर्थराइटिस,
ठीक है। मैडम ये जो मैम रेड सर्कल किया ये मैम एनकाइलोसिस हो गई है ना बैंड पे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा ठीक है। मैडम तो इस तरह भी हम MRI की डिफरेंशिएट लास्ट इमेज है, जी उसको डिफाइन कर दे, उसमें क्या चेंजेस आ रही है? वो तो लंबर रीजन हाँ, से आ रहा है। उसमें मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये क्या है, ये आपका सैक्रम है इस साइड पे। अब ये सैक्रम में अंदर एब्सेसिस बनी हुई हैं सारी, जो पेरिफेरली इनहेंस कर रही हैं। ये पूरा सैक्रोइलिक जॉइंट का ऑस्टियोमाइलाइटिस है। ये सैक्रोइलिक जॉइंट की दोनों सरफेसेस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उसके मैम ये अलावा ऑस्टियोमाइलाइटिस होगी जी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं ऑस्टियोमाइलाइटिस नहीं, पैसिव सॉरी, नहीं है? ऑस्टियोमाइलाइटिस, मेरी बात सुने। जी देखें, इस चीज को क्लियर करें। सेप्टिक आर्थराइटिस तब बोलेंगी जब दो आर्टिकुलर सरफेसेस इन्वॉल्व होंगे। जी ऑस्टियोमाइलाइटिस तब बोलेंगी जब उसकी मैरो के अंदर, तो इसको यूं करके बोल सकती है रादर कि ये इसमें ये क्या कहते हैं, सेप्टिक आर्थराइटिस है विथ ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ सैक्रम, यूं बोल सकती हैं। अच्छा ठीक है, ठीक यूं हो है। सकता है। तो मैम इसमें तो इतना जॉइंट डिफ्यूजन तो नहीं आ रहा है। पर दोनों आर्टिकुलर सरफेसेस तो इन्वॉल्व है ना, इसको आप कहाँ फिट करेंगी? इट्स नॉट नेसेसरी कि आप, यानी अगर जॉइंट डिफ्यूजन नहीं है, लेकिन अगर दोनों आर्टिकुलर सरफेसेस इन्वॉल्व है और इस तरह से बोन के अंदर पेरिफेरल इनहैंसिंग एब्सेसिस बनी हुई है और आगे ये भी सारी एब्सेसिस है, तो उसको इन्फेक्शन विद यानी सेप्टिक आर्थराइटिस के बोलेंगे। इसमें सैक्रम इलियम दोनों दो आर्टिकुलर सरफेस इन्वॉल्व है, तो हम इसको सेप्टिक कहेंगे। साथ में अलग से वो सैक्रम में भी ऑस्टियोमाइलाइटिस सुपर एडेड आ रहा है। बस वो साथ चल रहा है। ये सारा स्पेक्ट्रम होता है, ऐसे कुछ अलग से कुछ चीज नहीं होती। मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ, लेकिन अब देखे ना, ये वाला सारा जो प्रोसेस चल रहा था, अब इसमें मैरो नहीं इतना नीचे इन्वॉल्व आया। अगर यहाँ तक इन्वॉल्व होता तो साथ में बोल देते हम लोग, तो ऑस्टियोमाइलाइटिस भी चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये रुमेसा टीबी आर्थराइटिस जब आएगा तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे इंशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। जी मैडम, ये मैडम मैं ले लेता हूँ जी। ये जो फर्स्ट स्लाइड है मैडम, ये सिटी स्कैन है मैडम। सैजिटल व्यू में जो सेकंड स्लाइड है वो एक्सरे है मैडम। थोरैसिक स्पाइन का फ्रंटल प्रोजेक्शन है, और बाकी जो लास्ट वाली है वो फर्स्ट वन इज द सिटी स्कैन, एंड जो लास्ट नीचे वाली है वो कोई माइलोग्राफी मुझे लग रहा है कि ये कोई इंटरवेंशन की है, इसमें कोई कंट्रास्ट दे के। अच्छा, पर जो पहली स्लाइड है जो कि सिटी स्कैन है, उस पे मैडम मुझे एक गिबस डिफॉर्मिटी मिल रही है, जिसने जो दैट इज इन्वॉल्विंग द थोरैसिक स्पाइन with a collapse of the vertebral body, and some compression effect on the spinal cord, and I can see some calcification in the descending thoracic aorta. तो फर्दर जो है इसमें मुझे मैडम कोई कलेक्शन वगैरह इस इमेज पे मुझे नहीं मिल रही, और जो सेकंड इमेज है उस पे मुझे वर्टिब्रा की डिस्प्लेसमेंट मिल रही है, इंटरवर्टिबल डिस्क स्पेस की नैरोइंग मिल रही है, और राइट साइड जो है वो सॉस मसल की कैल्सिफिकेशन इसमें मैडम मिल रही है। और सिटी स्कैन के ऊपर देखूं तो इसमें मुझे सब लिगामेंटस जो है वो स्प्रेड ऑफ collection है on either side in this in the thoracic spine, जो with narrow intervening disc spaces and erosions of the erosion and destruction of the vertebral body. तो जो लास्ट इमेज है उसमें मैडम सब लिगामेंटस स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस जो है कलेक्शन की मुझे मिल रही है, इनहेंस्ड है, और विद इन्वॉल्वमेंट है और इरोजन है वर्टिब्रल बॉडी की। तो मोस्ट लाइकली मैडम ये सारी फाइंडिंग जो है आफ्टर कंक्लूडिंग, तो ये पोर्ट स्पाइन जो है जिसमें ये सारा कुछ आएगा। फर्दर जो है मैडम इसमें वो ATT, इसमें फर्दर मैं चेस्ट एक्सरे मैडम देखूंगा। इसके अलावा ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं, और तो यही है मैडम। ठीक है डॉक्टर नईम, वेरी गुड। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप टीबी को टीबी स्पाइन को फ्रॉम पायोजेनिक स्पॉन्डाइलाइटिस कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मैडम जो टीबी स्पाइन होती है ना, वो मोस्टली जो वर्टिब्रल बॉडी को पकड़ती है उसकी डिस्ट्रक्शन करवाती है, और डिस्क जो है ना वो स्पेयर रहती है इनिशियली।
लेकिन जो पायोजेनिक मैडम होता है उसमें वो मोस्टली वो डिस्क को खाता है मैडम, और वर्टिकल बॉडी उसमें थोड़ा स्पेयर तरफ रहती है। दूसरा ये कि मैडम जब कैल्सिफिकेशन आपको आ जाए ना सॉफ्ट टिश्यू में सराउंडिंग, तो वो ये पॉइंट है कि ये टीबी की तरफ है। और थर्ड पॉइंट मैडम ये है कि सब लिगामेंटस स्प्रेड जो है ना वो फीचर है टीबी का, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन जो है। तो इसमें ये सारी चीजें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा डॉक्टर नईम, इसमें एक तो आपने ये बताया, बिल्कुल ठीक बताया कि इसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस जो होती है वो हमारी प्रिजर्व्ड होती है अर्लियर इन द डिजीज, लेटर दो वो इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, और इसका रीजन ये है कि टीबी में इस तरह के प्रोटीलिटिक एंजाइम्स नहीं होते कि वो क्या कहते हैं हमारी एंड प्लेट को इतनी जल्दी क्रॉस करके और जाके उसकी डिस्क को इन्वॉल्व करे। दो उसमें वर्टिब्रल बॉडी में डिस्ट्रक्शन जो हो रही होती है और जो पोस्टीरियर वर्टिब्रल एलिमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है वो पायोजेनिक से ज्यादा होती है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये होता है कि प्रेजेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन अगेन टीबी का हॉलमार्क है, टीबी को फेवर करता है। ठीक है, चौथी चीज आपने बता दी एब्सेसिस। ठीक है, पांचवी चीज जो होती है जो इसकी क्या कहते हैं नॉन कॉन्टिगुअस स्किप इन्वॉल्वमेंट, वो टीबी को करती है कि भाई सब लिगामेंट के थ्रू इसने एक दो वर्टिब्रा छोड़ के फिर इसने इन्वॉल्व कर ली। ये इसका एक फेवरिंग पॉइंट होता है टीबी का। प्लस में टीबी में हमें क्लिनिकली पेशेंट क्रॉनिकली मिलेगा पेशेंट में, और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट हमें स्पाइन की मिलती है कि मतलब उसको लंग्स से स्प्रेड हुआ होता है और मतलब प्राइमरी लंग की डिजीज होती है, वहां से ही ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जबकि पायोजेनिक होगा पेशेंट अक्यूटली इल होगा, पेशेंट की ब्लड पिक्चर डिफरेंट होगी, मतलब वो पेशेंट क्या कहते हैं उसमें न्यूट्रोफिल काउंट प्रेडोमिनेंट होंगे, जबकि टीबी में लिम्फोसाइट काउंट। तो इस तरह से मतलब है। और जब भी टीबी को बोले तो टीबी में थोड़ा सा ना मतलब टीबी बड़ा कॉमन सा है और टीबी के केस को बोलना आना चाहिए। मतलब जब अगर आप एक केस बता रहे हैं तो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल वे में कि उसको लगे कि भाई हाँ मतलब अच्छा, देखिए सिंपल केस में बोलना अच्छा है। तो इस तरह से ना बताना है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस और एंड प्लेट डिस्ट्रक्शन है, एनकाइलोसिस है हमारी वर्टिब्रल बॉडीज की, और क्या कहते हैं उसकी पीछे गिबस डिफॉर्मिटी है जो कि पोस्टीरियरली थीकल स्पेस को पूरा इफेस कर रही है। पहले इमेज की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। जबकि दूसरी में जो एक्सरे की इमेज है जिसमें हमें ये कैल्सिफाइड सॉस सेप्सिस दिखा रहे हैं जो राइट साइड की तरफ है, तो ये है, ठीक है। जबकि जो फोर्थ इमेजेस है उसमें हमें वो पेरिफेरली इनहैंसिंग जो कलेक्शंस है पैरावर्टिब्रल कंपोनेंट्स दिखा रहे हैं विद अगेन डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेसेस एंड कलेक्शंस जो कि हमारी वर्टिब्रल बॉडी में भी एक्सटेंड कर रही हैं। तो इस तरह से मतलब सारे कंपोनेंट्स फिल करने हैं इसके, पहले बोन पे कमेंट करके और फिर उसके कंपोनेंट्स पे के पैरावर्टिब्रल, प्रीवर्टिब्रल और एपिड्यूरल कंपोनेंट है कि नहीं, और उसका फिर रिलेशनशिप विद न्यूरल फोरामेना और स्पाइनल कॉर्ड पे कितना है, मतलब कोई प्रेशर तो नहीं है, कोई कॉर्ड कंप्रेशन तो नहीं कर रहा। इस तरह से सब चीजें जैसे फुलफिल हो जाएंगी तो वो एक होलसम आपकी जैसे रिपोर्ट बनती है ना, उस तरह से कुछ चीजें आपने बोल देनी है। जी मैडम। तो वो उस केस में आपको मार्क्स बहुत अच्छे गेन हो जाएंगे। ठीक है, और वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें हमने चेस्ट एक्सरे करवाना है क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें ये चांस है कि वो सेकेंडरीली इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है। ठीक है, चले नेक्स्ट केस। जी मैडम, दिस इज द राइट शोल्डर जॉइंट एक्सरे and I can see that multiple lytic areas are seen both in the humeral head and glenoid fossa. However, the shape of the humeral head is maintained and I am unable to see any soft tissue surrounding swelling of the bone density seem to be normal and तो मैडम इसमें अब ये है कि अब इसमें दोनों साइड जो है ना वो जॉइंट्स की इन्वॉल्व हो रही हैं, लिटिक स्क्लेरोटिक लीजन्स आप मिल रही हैं। तो इसमें जो फर्स्ट जो मेरा है डीडी उसमें मैं इन्फेक्शन रखूंगा
शोल्डर जॉइंट का। सेकंड में मैडम मैं पीवीएनएस भी रख सकता हूँ, जिसमें दोनों साइड्स पी जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रही हैं। तो फर्दर मैं इसमें हिस्ट्री लूंगा मैडम फर्दर। और हिस्ट्री किस चीज की? मैडम इन्फेक्शन की हिस्ट्री लूंगा, फीवर की हिस्ट्री लूंगा। अच्छा ठीक है डॉक्टर, ये आपने ना अपने बिल्कुल ठीक इसकी डिफरेंशियल्स बताई हैं, ठीक है। और ये इसको बहुत अगर थोड़ा और बेहतर करते हैं तो हम इसमें एक वर्ड यूज करते हैं, सब आर्टिकुलर इरोजन्स, ठीक है जी मैडम। सब आर्टिकुलर इरोजन्स है। और दूसरी चीज बोलनी है कि जॉइंट स्पेस येट प्रिजर्व, पहला एक्सरे में बिल्कुल लॉस नहीं हुई, ठीक है। उसके अलावा दूसरी सॉफ्ट टिश्यूज इसके बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, ब्लरिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये मैं पहले जहाँ पे ब्लैक एरोज लगे हुए हैं पहले एक्सरे की बात कर रही हूँ, और मैं सब आर्टिकुलर इरोजन्स दिखा देती हूँ। ये ब्लैक एरोज जो है ना, ये छोटे, ये इरोजन्स, ये सारी ये ल्यूसेंसी से इरोजन्स है, ठीक है। उसके अलावा एक वर्ड यूज किया जाता है, और जब इरोजन्स आ रही हैं इस तरह से, तो सब आर्टिकुलर इरोजन्स में हमारी 3 टॉप डिफरेंशियल्स बनते हैं, ठीक है। पीवीएनएस आपने नहीं बोलना शोल्डर में, नी में होता है कॉमन, आप देख लीजिएगा कितना शोल्डर में ये चीज आती है, तो थोड़ा सा ये भी चीज पता हो जहन में कि कौन सी चीज किस जॉइंट में आती है, तो इससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। जैसे मैंने आपको सेप्टिक आर्थराइटिस दिखाया, सेप्टिक आर्थराइटिस में वो मतलब ज्यादातर वो लॉन्ग जॉइंट, वो जो लार्ज जॉइंट्स है उनको ही इन्वॉल्व करता है, क्योंकि वहां हेमाटोजीनस सेप्टिक जो होता है ना पेशेंट, वो हेमाटोजीनस स्प्रेड के थ्रू ही मतलब वो डिजीज फैलती है, मेटाफिसिस को इन्वॉल्व करती है, और इस तरह से वो चीज होती है। दैट्स वाई ज्यादातर लार्ज जॉइंट्स जैसे हिप जॉइंट है, जैसे नी जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, इनमें आपको सेप्टिक की पिक्चर मिल सकती है, ठीक है। लेकिन वो बहुत जियोड भी तो कह सकते हैं इसे जी। जियोड आपको बड़ा दिखता है, इतना छोटा, इतना इल डिफाइंड और मल्टीपल इस तरह से। अब जियोड्स किस में आते हैं, मुझे पहले तो ये बताएं। जियोड्स हमने जो देखे हैं वो आपके ज्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस में आते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में दूसरी एंसिलरी फाइंडिंग्स होती हैं, उसमें स्क्लेरोसिस मिलेगी, ऑस्टियोफाइटोसिस मिलेगी, तो इस तरह से मतलब सब ध्यान में रखनी है। ठीक है मैडम, इसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मैं बिल्कुल अभी आ रही हूँ उसी पर, और ये मेरा एग्जाम केस था, ठीक है। और जब मेरे पास और मेरा एग्जाम केस था, और एग्जाम टेबल पे मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि इन दो टीबी और आरए को मैं डिफरेंशिएट करूं, पर उसमें थोड़ा सा चेस्ट एक्सरे का पार्ट दिया हुआ था। हमेशा आप चेस्ट एक्सरे के एपिक्स में देखेंगे कि कोई वहां पे छोटा सा कोई कैविटी, कोई कंसोलिडेशन इस तरह की कुछ नहीं हुई, तो इट विल बी मोर इन फेवरिंग ऑफ द टीबी आर्थराइटिस। और दूसरा टीबी आर्थराइटिस में जो फेवर करेगा वो ये जो टनलिंग जो हो रही है, दिस टनलिंग, तो ये जो टनलिंग हो रही है ना, ये चीज फेवर करती है टीबी आर्थराइटिस का, ये हॉलमार्क है, ठीक है। उसके अलावा मैम टनलिंग कौन से, प्लीज टनलिंग बता दें। से पॉइंट आउट किया है सेकंड एक्सरे में, ग्रीन में देखा है, आपको नजर आ गया? हेलो, ये जो मार्क किया है मैडम, बिल्कुल यही, ठीक है। तो ये टनलिंग हमें मिलेगी, जबकि र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमें क्लैविकल सामने दिख रही है, और ये क्लैविकल में भी हमें इरोजन मिल सकती है, ठीक है। लैटरल क्लैविकुलर इरोजन र्यूमेटॉइड का फीचर है, ठीक है। उसके साथ आपको ये जो इरोजन्स मिल रही हैं, और क्या कहते हैं इस तरह से। दूसरी चीज ये कि र्यूमेटॉइड में आपको साथ में चेस्ट एक्सरे नॉर्मल मिलेगा, उसमें कोई फाइंडिंग नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई इस तरह का फीचर नहीं है जो टीबी और आरए को डिफरेंशिएट करे, तो दोनों डिफरेंशियल दे सकते हैं हम इस तरह से। अब जो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो कोई मोनो आर्टिकुलर आर्थ्रोपैथी तो नहीं है ना, वो एक इन्फ्लामेटरी आर्थ्रोपैथी है जो कि ज्यादातर छोटे जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है। तो उसमें आप पूरा, यानी जाहिर बात है उसका हाथों के उसके एक्सरेज होते हैं, पैरों के उसके खास एक्सरेज होते हैं, जिसमें हम उसका जो टिपिकल फीचर्स जो होते हैं फिंगर्स रिस्ट में देखते हैं, देन वी डायग्नोस इट। रिस्ट उसका मतलब आरए को डायग्नोस करने के लिए रिस्ट और हाथों की एक्सरे की जरूरत होती है, उसके अलावा उसका लैब इन्वेस्टिगेशन अलग।
तो इस तरह से कुछ चीजें मतलब ये तो प्रैक्टिकल बात हुई, लेकिन अगर एग्जाम में एक चीज लगी तो एग्जाम में जरूर वो आपको जब एक केस कह रहा है और एक डायग्नोसिस पता हो तो जरूर उसने कोई ऐसी चीज रखी है उस केस में जो आपको हेल्प करेगी उसकी डायग्नोसिस की तरफ। ठीक है जी मैडम। हाँ नेक्स्ट। इसमें फर्स्ट केस का क्या डायग्नोसिस है? ये दोनों केसेस टीबी के ही हैं, ठीक है, ये दोनों केसेस टीबी के ही हैं। और मैंने पहले केस में आप ये दिखाना चाहा था कि सब आर्टिकुलर इरोजन यानी मल्टीपल ल्यूसेंसीज आ रही है, और दूसरे केस में टनलिंग को ज्यादा मैंने वो उसमें अच्छा दिख रहा था तो वो दिखाया है। और दूसरी एक और चीज कि इसमें मेरे पास अभी मैंने वो पिक्चर डाली नहीं है, लेकिन एक और फीचर होता है टीबी आर्थराइटिस का, शोल्डर में अगर जब भी आए तो राइज बॉडीज, उसमें क्या कहते हैं राइज बॉडीज जो होती हैं उसकी साइनोवियल प्रोलिफरेशन मिलेगी और मल्टीपल छोटे छोटे एबनॉर्मल सिग्नल इंटेंसिटी फोकाई मिलेंगे जिसको हम राइज बॉडीज बोलते हैं। तो वो चीजें वो भी शायद साइनोवियल प्रोलिफरेशन होती है या कुछ ऐसा, पर वो उसका देख लीजिएगा कि नेट पे कैसा दिखता है। आरए पे, सॉरी हाँ आरए में राइज बॉडीज जी आरए में, ठीक है। हाँ मैडम इसको हम स्पेसिफाई करते हैं फिर टीबी या बस आर्थराइटिस ही रखें जनरल टर्म? जी नहीं, हमें जब टनलिंग साथ में आ रही है तो टनलिंग के साथ टीबी आर्थराइटिस बोलना है हमने। और आप क्या कहते हैं, और आपने दूसरे डिफरेंशियल में आरए बोलते हैं और बोलते हैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं बाय क्या कहते हैं पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री, और अगर जैसे चेस्ट एक्सरे पूरा मैं इसका देखे क्योंकि कैविटी तो साथ में नहीं है जो उसको सपोर्ट करेगी। डॉक्टर अंबर आप हैं मैडम? डॉक्टर नहीं, ये आप ही ले लेंगे क्योंकि कंटिन्यूएशन। ठीक है मैडम ये एक्सरे फर्स्ट इमेज इज एक्सरे हैंड and I can see that there is a lytic destructive expanding bubbly type of lesion with sclerotic margin with surrounding soft tissue inflammation is seen in the ring finger distal proximal metaphysis. However, the joint space is seem to be preserved and rest of the bones and joints are unremarkable. So this is the this is consistent with मैडम ये टीबी है जो फिंगर में जो वेंटोजा स्पाइना वेंटोजा, तो ये टीबी है जो हैंड में मैडम प्रेजेंट करती है। जो मैडम सेकंड उसके लोअर नीचे वाला शोल्डर का एक्सरे है उसमें आई कैन सी देयर इज there is a deformed shoulder joint with destruction and of at its superior margin with tunneling and with sclerotic margins on both sides of the articular surface and joints surrounding soft tissues are unremarkable. तो ये मोस्टली मैडम टीबी की तरफ जो है फीचर टनलिंग की वजह से, और जो लंग है इसमें जो चेस्ट जो लंग है उसमें वो अनरिमार्केबल है। और जो उससे नेक्स्ट है मैडम दिस इज द एमआरआई कोरोनल स्लाइस आई कैन सी मल्टीपल enhancing collections are seen on either side of the ये नी joint लग रहा है मैडम मुझे जी, on either side of the knee joint there is soft tissue edema and some abnormal signals are also seen in the marrow of the epiphysis. तो ये भी मैडम कोई इन्फेक्शन ही है जो कि मैरो को भी इन्वॉल्व किया और सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू में भी उसकी इन्फेक्शंस आ रही हैं सारी। और जो लास्ट इमेज है उसमें मैडम मैं देख रहा हूँ कि ये एक वर्टिब्रल वेज कोलैप्स है, वेज कोलैप्स फ्रैक्चर है और मोस्ट लाइकली इट्स ए कंप्रेसिव कोलैप्स फ्रैक्चर है और कोलैप्स ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी है। और इसमें नेक्स्ट जो है मैडम जो प्री लिगामेंटस स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है, प्री लिगामेंटस स्प्रेड ऑफ ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट के सराउंडिंग ये मैडम जो इन्फेक्शंस है साथ में। तो मोस्ट लाइकली केस पॉट डिजीज मैडम।
जी ठीक है। हाँ डॉक्टर नहीं, आपने पहला जो एक्सरे वो बिल्कुल ठीक बताया, वो स्पाइना वेंटोसा जिसे टीबी डेक्टिलाइटिस हम बोल रहे होते हैं, और उसमें जब बोलना होता है तो यही बोलना होता है कि डायाफाइसियल एक्सपेंशन आ रही है, साथ में सराउंडिंग कुछ स्क्लेरोसिस है और एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग आ रही है, और एक और ज्यादातर ये इन्वॉल्व भी पैलेंजिस और इन मेटाकार्पस को ही कर रहे होते हैं, और जैसे इसमें रिंग फिंगर को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो इस तरह से ही इसकी प्रोस्पेंसिटी होती है। ठीक है, बस ये तो एक ऑन्टमिनी है, और ये इस तरह का था, और ये टनलिंग अगेन एक्सरे वो लगा हुआ था, तो बस ये टनलिंग जहन में बैठ जाए, ये चीज ना मतलब भूले। उसके अलावा दूसरी जो थर्ड इमेज है, इधर हम डिफरेंशियल्स दे सकते हैं कि भाई ये एब्सेसारी जो है ये जॉइंट डिफ्यूजन है, इन्फेक्टिव जॉइंट डिफ्यूजन है, और जो कि पेरिफेरली इनहैंस है कर रही है, इसमें साइनोवियम भी थिक है, प्रोलिफरेटेड एनहांस कर रही है, तो उधर हम डिफरेंशियल्स दे सकते हैं टीबी का या फिर सेप्टिक का। उसके बाद जो थर्ड इमेज है जिसमें ये क्या कहते हैं वेज कंप्रेशन कोलैप्स है, इसमें साथ में स्क्लेरोसिस भी है, तो और जॉइंट स्पेस जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेसेस हैं वो येट प्रिजर्व्ड है, तो दैट्स व्हाई हम इसको टीबी में डाल सकते हैं, लेकिन डिफरेंशियल्स देंगे हम इस पॉइंट, बजाय इसके कि इसको क्या कहते हैं हम टीबी बोल दें एकदम, तो वो ठीक नहीं है। और यहाँ पे सब लिगामेंटस भी इतना मेरे ख्याल से थोड़ी सी कैल्सिफिकेशन शायद आ रही है, मे बी तभी ये इमेज इतना क्लियर नहीं है, बस इसको छोड़ दें। ठीक है, आगे नेक्स्ट। मैडम इसको वर्टिब्रा प्लेना बोल सकते हैं या वेज फ्रैक्चर बोलेंगे? वर्टिब्रा प्लाना पूरी वर्टिब्रा आपकी वो उसकी हाइट कम हो जाती है। ठीक है, इसका कुछ वर्टिब्रा का पोस्टीरियर पार्ट मुझे उसका हाइट अभी भी ठीक लग रहा है, मतलब प्लाना पूरी छोटी हो जाती है वर्टिब्रा। जी मैडम। मैडम ये फर्स्ट केस जो है वो एक्सरे फुट है, एंड आई कैन सी मल्टीपल डिस्ट्रक्टिव लिटिक लीजन surrounding sclerosis of the bones seen, and some soft tissue edema is also appreciated. तो डिफॉर्म्ड है सारे का सारा जो फुट है। आई विल फर्दर आई विल टेक द हिस्ट्री ऑफ द Charcot joint, history of the diabetes mellitus and syringomyelia and leprosy. And so this first case is madam ये Charcot joint है जिसमें ये 5 to 6 Ds आते हैं, ये सारे deformed है, debris है, और फर्दर जो है मैडम वो उसमें मल्टीपल एक MRI है मैम, इसमें मल्टीपल रिंग शेप इनहेंसिंग लीजन्स हैं इन्वॉल्विंग द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द हैंड, एंड ये लग तो फुट है या इसमें मैडम मैं डाउट में हूँ कि ये फुट है या हैंड है। तो बहरहाल ये वाली जो खास एक शेप है जो कि मिडोरा फुट जो कि फंगल इन्फेक्शन होती है मैडम, उसमें ये आती है कि मल्टीपल एनहांसिंग रिंग शेप लीजन जो है सॉफ्ट टिश्यू को इन्वॉल्व किया हुआ है, और बोन्स भी साथ में इन्वॉल्व। अच्छा ठीक है डॉक्टर नईम, ये देखिए दोनों ये एक ही केस है, एक्सरे भी मैंने मेड्यूरा का लगाया है और MR भी मेड्यूरा का ही लगाया है। मेड्यूरा जो होता है वो हमारा एक काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन होता है, और ज्यादातर वो अब सबसे पहले जब भी मेड्यूरा फुट आएगा इस तरह से बोन में ना जो डिस्ट्रक्टिव चीजें हैं वो 2-3 ही हैं, तो लेप्रोसी, मेड्यूरा, और तीसरी चीज हमारी क्या कहते हैं शार्कॉट। शार्कॉट में हमें सॉफ्ट टिश्यू में ज्यादा वो स्वेलिंग नहीं मिलेगी, सॉफ्ट टिश्यू थिकनिंग इतनी नहीं मिलेगी, और उसमें ज्यादा स्क्लेरोसिस मिलेगी नंबर 2। नंबर 3 उसमें हमें आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन भी साथ में मिलेगी। तो ये सारी चीज, और वो ज्यादातर जैसे मिड टार्सल या इस तरह की बोन्स को इन्वॉल्व करेगा। अब ये तो जैसे पूरा फुट ही एक तो डिफॉर्म्ड है, और ज्यादातर आप इसमें देखें इसमें बहुत सॉफ्ट टिश्यू सेल स्वेलिंग है और काफी लिटिक लेजन से, स्क्लेरोसिस तो है ही लेकिन काफी लिटिक ल्यूसेंट लेजन है सारी फैली हुई है। ठीक है, तो ये चीज शार्कोट को नहीं फेवर कर रही, ये चीज फेवर कर रही है मेड्यूरा को। लेप्रोसी में अभी नहीं जा रही मैं, ठीक है, फिलहाल शार्कोट और इसको लेकर चल रहे हैं। अब इसका जो MRI में जो मैंने इमेज लगाई है वो पेरिफेरल इनहैंसिंग, अब ये मल्टीपल सॉफ्ट टिश्यू में पेरिफेरल इनहैंसिंग जो ये लेजन्स सी आ रही हैं, ये क्या कहते हैं, वैसे अगर हम इसको T2 पे देखें तो वो डॉट इन सर्कल साइन आता है। नेक्स्ट इमेज करें डॉक्टर नहीं। जी मैडम।
अब ये देखिए इसमें डॉट इन सर्कल साइन ये दिखा रहा है और पोस्ट कंट्रास्ट में ये दिखा रहा है कि सेंट्रली वो चीज इनहेंस नहीं कर रही, पेरिफेरली इनहेंस कर रही है। यहाँ पर भी प्री और पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस इसने फुट के लगाए हुए हैं, इसमें दिखाए हुए हैं। तो ये होता क्या है, फंगल हाइफी होती है जो डॉट इन सर्कल करके दिखती है, और ये ज्यादातर सॉफ्ट टिश्यूज में हमें इस तरह से मल्टीपल इस तरह की लेजन्स मिलेंगी। और इसको डिफरेंशियल, इसका जो बहुत क्लोज डिफरेंशियल अगर एमआरआई की बेस पे डॉट एंड सर्किल का कहा जाए, वो हमारा होता है न्यूरोफाइब्रोमास, जो प्लेक्सिफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमास। उसमें भी हमारे फेसिकल्स जो होते हैं, नर्व बंडल्स जो भी होती हैं, वो भी इसी तरह के डॉट एंड सर्किल बिल्कुल ऐसी फीचर देगा। लेकिन अब देखें क्लिनिकल पिक्चर पेशेंट की, पेशेंट आ किस तरह रहा है, पेशेंट का एक्यूट हिस्ट्री है, पुरानी हिस्ट्री है, और उसके अलावा उसमें एडीमा और इस तरह से सॉफ्ट टिश्यूज क्या कहते हैं स्वेलिंग है कि नहीं। कभी कभी तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है बगैर क्लिनिकल हिस्ट्री के इन दो चीजों को डिफरेंशिएट करना, क्योंकि आप दोनों इसकी मल्टीपल इमेजेस न्यूरोफाइब्रो मतलब प्लेक्सिफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा और मेड्यूरा फुट की अगर नेट पे भी देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि किस तरह ये आपस में मिलती हैं और डॉट एंड सर्किल कैसा दिखता है। ठीक है जी मैडम, चले नेक्स्ट चले। okay, this is the bilateral knee joint x-ray, PA view, and tibia fibula bone lateral view. मैडम इसमें जो है वो जॉइंट स्पेस की वाइडनिंग हुई हुई है, और इसमें देयर इज erosions and erosions है मैडम, बोथ फीमर एंड टिबिया का मैडम जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है उनकी, और सॉफ्ट टिश्यू की एज सच कोई मुझे इतनी स्वेलिंग इसमें नजर नहीं मैडम आ रही, और बाइलेटरली है। और जो सेकंड इमेज है उसमें मैडम जो थिक पेरियोस्टियल रिएक्शन है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टिबियल बोन मैडम, और बाकी तो इसमें कोई फाइंडिंग नहीं मैडम मुझे मिल रही। तो थिक पेरियोस्टियल रिएक्शन तो मैडम क्रॉनिक ओस्टियोमाइलाइटिस का। अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर नईम ये देखें, ये एक नियोनेट का एक्सरे है, आप ये कंसीडर कर लें। अब कुछ हेल्प मिली आपको? नियोनेट में मैडम ये फिर कैफे डिजीज हो सकता है मैडम। हम आज हमारा टॉपिक क्या है? जी इन्फेक्शन मैडम। तो नियोनेट में कोई कंजेनाइटल इन्फेक्शन? ये मैडम ये वो मल्टीफोकल ओस्टियोमाइलाइटिस जो होता है मैडम। नहीं, ये टॉर्च में से कुछ मैम रूबेला हो सकता है, सिल्वरी स्टॉक अपीयरेंस जो आ रही है आप कह सकते हैं इसको। ये एक्चुअली सिफिलिस का केस है, और इसमें पहला जो केस दिखाया है वो विम्बर्जर साइन दिखा रहा है और इरोजन्स अलोंग द मेटाफिसिस दिखा रहे हैं, ठीक है, जिसके हम विम्बर्जर कहते हैं। दूसरे में बिल्कुल डॉक्टर नईम आपने ठीक कहा, ये पेरियोस्टियल रिएक्शन ही है, और सिफिलिस की प्रेजेंटेशन मेटाफाइसियल इरोजन जिसको विम्बर्जर साइन कहते हैं, और दूसरी चीज पेरियोस्टियल रिएक्शन होती है। डिफरेंशियल में कैफे डिजीज बोल सकते हैं, वो मतलब ठीक है आपका, ठीक है। और सैलरी स्टॉक रूबेला और सिफिलिस दोनों में मिलता है, लेकिन ये सिफिलिस का केस था, ठीक है। टॉर्च इन्फेक्शंस बोल दें, विम्बर्जर एक्चुअली इसमें दिखाया जा रहा था। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर नहीं दिखाएं? जी मैडम एंड हो गई ये लास्ट स्लाइड। अच्छा ठीक है, बस ठीक है, डन। बस मैडम चले मैडम, बहुत अच्छा मैडम, एक्सीलेंट सेशन मैडम, अल्लाह ब्लेस यू मैडम, बहुत कुछ सीखा। मैडम इस तरह और भी जारी रखें मैडम, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया, वंडरफुल एक्सप्लेनेशंस एंड वेरी गुड डिस्क्रिप्शंस विद ब्यूटीफुल इमेजेस, हाईली रिकमेंडेड फॉर एग्जाम्स। काइंडली इस तरह चार्ची और भी रख ले ताकि हमारा जो टेम्पो बरकरार रहे, और हम थैंक यू डॉक्टर। मैडम बहुत अच्छी क्लास थी, जज़ाकल्लाह, एक्सीलेंट, क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट क्लास। जी सॉरी मैडम, इमेजेस अगर हैं तो वो वैसे एक दफा दिखा दें अगर प्लीज। किस चीज की इमेजेस?
मतलब खत्म हो गया मैम इमेजेस जो आपके जी पास जी थी? बस खत्म हो, क्योंकि इन्फेक्शन एक बहुत छोटा सा टॉपिक है ना, ये वो वाले इन्फेक्शन थे जो हमें एग्जाम में लग सकते हैं। देखिए इतनी लंबी लिस्ट नहीं पढ़नी एग्जाम में, जब वाइवा के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ना चीजों को मतलब बस वही कोशिश करें कि उन चीजों पे ज्यादा फोकस करें और आई ट्यून उन चीजों पे ज्यादा करें जो एग्जाम में पता है कि भाई ये लगेगा। कोई ऊपर से इन्फेक्शन तो नहीं आएगा ना, इन्फेक्शन टीबी, पायोजेनिक और इनमें से, और जो ये मैंने अभी आपको सिफिलिस वगैरह दिखाया, मेड्यूरा फूड दिखाया, ये तो टोक्स के केसेस है यूजुअली। मतलब बहुत कम है कि कोई लेप्रोसी सेंटर में या कोई इस तरह से सिफिलिस का केस, मतलब किसी के पास कोई टीचिंग फिल्म हो, बहुत कम चांस है। ऑस्टियोमाइलिटिस सबके पास होगा, टीबी सबके पास होगा, और अक्सर लोग इस तरह की ही कॉमन केसेस लाते हैं। तो लेकिन आपको उसको बहुत अच्छा आई ट्यून करना है, बहुत अच्छा डिफरेंशियल बोलना आना चाहिए जो उस वक्त केस में फिट कर रहा है। और अगर नहीं डिफरेंशियल फिट, मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट अवे है, तो कुछ ना बोलें। बेटर है कि कुछ ना बोलें, चीजों को जल्दी समराइज करें, ज्यादा लेंदी ना करें। ठीक है, तो ये बस मेरी टिप्स थी। जज़ाकल्लाह मैडम, ये एमएस पे बड़ा ही मुश्किल टॉपिक है और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें टीच करेंगी। मैडम शफक मैडम, प्लीज आप एक क्लास और रखें जर्नल केसेस के ऊपर ही एमएसके के, और उसमें जो हाईली जो कंसेप्चुअल चीजें होती हैं मैडम, वो उन पे थोड़ा प्लीज दीजिएगा, हमें थोड़ा बताइएगा कि ठीक है इंशाल्लाह। होम टेकिंग पॉइंट के लिहाज से कुछ चीजें एमएसके पे जनरली बेशक आप रख ले मैडम, तो इंशाल्लाह होपफुली उससे सबको बेनिफिट होगा मैडम। अच्छा, वो आप स्पेसिफाई कर दीजिएगा कि किस तरीके का आप चाह रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से मैं देख लूंगी इंशाल्लाह। मैडम हमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना, हमें ज्यादातर ये जो आजकल एमआर के इमेजेस आते हैं, ये आज आपने दिखाया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा है। इस तरह जो आप है ना, हमें ये न्यूरो के केसेस इसी तरह का 1-2 लेक्चर अगर हो जाए तो बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। न्यूरो का मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे मतलब थोड़ा सा स्पेसिफाई करेंगे ना, तो वो मुझे देखे, वो आप लोगों के लिए भी आसानी होगी कि इन टाइप की केसेस में किस तरह से जाना चाहिए डिफरेंशियल। तो वो एक मैडम ये आज आपने बताया ना, इसमें से बहुत कम हमारे जो कोलीग्स हैं इनको ये चीजें मतलब कम को पता थी, लेकिन आज सारी एक्सप्लेन हो गई ना। तो इसी तरह अगर न्यूरो मेडिसिन में भी आप हमें इसी तरह ले जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमारे ओपनिंग मिल जाए ना, वो ओपनिंग की बात होती है, एक दफा कंसेप्ट खुल जाए तो फिर तो आगे बंदा उसको डेवलप कर लेता है ना। तो मैडम रिक्वेस्ट एक क्लास के लिए नहीं है, हर फ्यू क्लासेस कम से कम 4 तो होने चाहिए सर। ठीक है, एक सिस्टम पे एक भी हो जाए तो बहुत है मैडम। ठीक है डॉक्टर असलम, ट्राई करूंगी कि मैं जितना कर सकी, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को फैसिलिटेट जितना कर सकी मैं ट्राई करूंगी। आज तो आपने सबको इम्प्रेस कर दिया मैडम, इट वाज अ ग्रेट सेशन। थैंक यू सो मच। एमएसके के जो एमआरआई के सीक्वेंसेस हैं, बस वो भी किसी दिन शॉर्ट से, ज्यादा डिटेल नहीं, बस वो भी प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज मैडम, अल्लाह हाफिज।